ऐसी कौन सी कॉमन इश्यूज हुए हैं आज तक जो आपको लगता है कि एंड में आप आयुर्वेद पे जब तक नहीं आओगे परमानेंटली आपके जीवन में से सॉल्व नहीं होगा? स्पाइन डिसऑर्डर, डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर, ऐसे कंडीशन में वो स्पर्म को बहुत हेल्दी बनाना मतलब वाजीकरण के ऊपर या फिर ओवम मतलब फीमेल ओवम के ऊपर आयुर्वेद के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। आप आओगे और बोलोगे कि आई हैव अ पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम द नी डिसऑर्डर, मतलब उनको पेन है या उनका जो बोलते हैं ना घी खत्म हो गया है, ऑयल खत्म हो गया है, यू जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन, हम वात के ऊपर काम करेंगे। पैरालिसिस आयुर्वेद के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। पार्किंसंस आयुर्वेद के अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ऐसी जो भी आप रोटी खा रहे हो और वो तुरंत नहीं टूट रही, दैट मींस इट्स नॉट गुड फॉर यू। हाथ से जब खाना खाते हैं ना तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आधी बीमारी वहीं पे खत्म होती है। अगर कोई आयुर्वेद को फॉलो करता है तो क्या वो लंबी उम्र तक जी सकता है? तो क्या एक कॉमन आदमी को, कॉमन इंसान को सच में मल्टीविटामिन्स की इतनी ज्यादा जरूरत है? नहीं है सर। वात के 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार है और कफ के 5 प्रकार है। लेकिन कफज वालों की अग्नि बहुत डैमेज रहती है, उनको पीसीओडी, थायराइड या टेस्टोस्टेरोन का कोई प्रॉब्लम 100% रहता है। आज के वक्त में जब मैं देखता हूँ लोग फ्रूट्स की जगह जूसेस प्रेफर करते हैं या सप्लीमेंट्स प्रेफर करते हैं, और हरी सब्जियों की जगह पीपल गेट इनटू नॉन वेजिटेरियन जो हाई प्रोटीन डाइट्स होंगी वो उसकी तरफ जाते हैं। तो क्या ये सही डायरेक्शन है या क्या हम 100% इन चीजों पर रिलाई कर सकते हैं? सीजनल फूड के साथ साथ आज के टाइम में वही केमिकल इतने ज्यादा यूज करने लगे हैं लोग। कोई तरीका है मतलब कि हम फ्रूट्स को भी डिटॉक्स करके खा सकें? ऐसा कोई तरीका होता होगा? बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि मिल्क इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसका एक्चुअली कारण क्या है? आप बच्चे देखो जो मम्मी के दूध पे नहीं बढ़ रहे हैं, जो पाउडर वाले दूध पे बढ़ रहे हैं, एज कम्पेयर टू पाउडर वाला मिल्क का बच्चा होता है वो ज्यादा मोटा दिखता है। मैं हेल्दी नहीं बोलूंगी, वो ज्यादा मोटा दिखता है। डॉक्टर कोमल, आपका हमारे पॉडकास्ट पे दोबारा से बहुत बहुत स्वागत है। दिल से थैंक यू फॉर अगेन इनवाइटिंग मी ओवर हियर। मैं जब आ रहा था आपसे अभी पॉडकास्ट के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं किसी अपने बचपन के दोस्त को वापस से मिलने जा रहा हूँ जो बहुत दिनों बाद आ रहा है। मुझको भी इतना इंतजार था कि कब मुझको अमृतसर मिलते हैं। मैं आगे भी 15 मिनट हो चुका था, तो आई जस्ट वांट टू सी यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो मुझको भी यही फीलिंग थी कि मैं मेरे पुराने दोस्त से मिल रही हूँ और बस मिलना था। लेकिन हमारे जो पिछला पॉडकास्ट हमने किया था उस पर भी बहुत सारा प्यार मिला। हाँ सर, उसके रील तो बहुत वायरल हुए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट वीडियो, क्योंकि बहुत सारी जो आपने सॉल्यूशंस बताए थे शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, मतलब शॉर्ट कंटेंट में वो डिलीवर हो गया था, और वो जब वो बाहर गया तो बहुत लोगों तक पहुंचा, बहुत सारे लोगों तक पहुंचा वो। यस, मुझको भी अच्छा लगता है। बहुत सारे लोगों को रिलीफ भी मिला है। मोस्टली पित्त वाले लोग बहुत कनेक्ट हुए हैं मुझसे, जिनको पित्त एसिडिटी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, जिनको ऑटो इम्यून डिसीज़ है, जिनको सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा था सर, वैसे लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं। और मुझको अच्छा भी लगता है कि मैं किसी के काम आ सके। थैंक्स टू द गॉड कि मैं उन तक पहुंची जस्ट थ्रू यू। अगर शायद आप नहीं होते, आप मुझको इनवाइट नहीं करते, तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाती। थैंक यू फॉर दैट आल्सो। नहीं मैम, देखो हम भी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब भी कोई पॉडकास्ट पे आता है और उसका प्योर इंटेंट ये नहीं होता कि मेरे को कितना आगे पहुंचना है, बट ये होता है कि आई वांट टू हेल्प लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे लगता है वो पॉडकास्ट वो अपने आप पहुंच जाता है। हाँ। जहाँ तक वो आप इतने जेन्युइन हैं और आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचनी ही थी। तो एंड अगेन वी आर मीटिंग नाउ एंड आई थिंक दिस पॉडकास्ट विल फर्दर रीच टू लॉट ऑफ पीपल एंड मिलियंस ऑफ पीपल, और उनकी ज़िंदगी बदलेगी। सुपर्ब। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। थैंक यू। तो अभी शुरुआत करते हैं इस चीज़ से समझने से। जैसे जब हम आयुर्वेद के बारे में बात करते हैं तो आयुर्वेद आज के दौर में आयुर्वेद बहुत एक तरह से जब देखते हैं उसको तो हम ये भी देख पा रहे हैं कि बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं जो बाकी मेडिसिन में सॉल्व नहीं होते हैं। एंड में लोग हर जगह इलाज करवाकर आयुर्वेद पर आते हैं। एंड ऑफ द डे दे कम टू द आयुर्वेद। करेक्ट। तो ऐसी कौन सी कॉमन इश्यूज हुए हैं आज तक जो आपको लगता है कि आप इसमें कितना भी कहीं पर भी आप इलाज कर रहे हो, 2 4 5 कौन सी ऐसी चीजें हैं एंड में आप आयुर्वेद पे जब तक नहीं आओगे परमानेंटली आपके जीवन में से सॉल्व नहीं होगा? स्पाइन डिसऑर्डर, यस, डायबिटीज, कार्डियक डिसऑर्डर। आयुर्वेद के बिना आप इनको टच ही नहीं कर सकते। स्ट्रेस, जो डिप्रेशन आजकल बहुत ज़्यादा जा रहा है, इंसोम्निया, इतने सारे डिसीजेज जो ये तो मतलब बूम है, ये हर घर में आप पाए जाओगे अभी, है ना। थायराइड, 6 महीने में थायराइड की दवा लेने के बाद
आपका थायराइड की गोली मतलब आप 100 ले रहे होंगे तो आप 12.5 तक कब पहुंच जाओगे आपको पता नहीं चलेगा। मैं ये क्यों गोली की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास आते हैं वो ऑलरेडी डिपेंडेंट होता है मेडिसिन पे, तो फिर मुझको वहाँ से उसको रिड्यूस करना होता है। तो बट 6 मंथ रेगुलरली वो वैसे ले ही रहे हैं 10-15 साल से, 20 साल से। तो कंसेप्शन के लिए इनफर्टिलिटी आयुर्वेद के अलावा ऑप्शन ही नहीं है। अभी आईवीएफ के भी पेशेंट्स हैं सर कि आईवीएफ क्यों हुआ, ऐसी कोई कंडीशंस होती है जब इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इम्पॉसिबल कि हम स्पर्म ओवम तक पहुंचा पाए, उसके लिए आईवीएफ का मतलब जन्म हुआ है, करेक्ट। बट अभी वो रूटीन हो चुका है, हमसे हो नहीं रहा है तो आप आईवीएफ करा दो, है ना। बट आईवीएफ को धारण करने के लिए, आईवीएफ के बाद की जो क्रिया है उसको धारण करने के लिए भी आपकी बॉडी तैयार चाहिए। तो जैसे वास्ट डिफरेंस एक मेल में अब्सेंस होता है, उसके कारण वो स्पर्म बाहर नहीं पहुंच सकता, ऐसे टाइम में उनके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के हम लोग फीमेल के यूटेरस में डाल देते हैं, है ना। ऐसे कंडीशन में वो स्पर्म को बहुत हेल्दी बनाना, मतलब वाजीकरण के ऊपर या फिर ओवम मतलब फीमेल ओवम के ऊपर आयुर्वेद के अलावा कोई काम नहीं कर सकता। नेचुरली हर गायनेकोलॉजिस्ट अगर कोई सिरप लिखती है पीरियड्स के लिए तो वो आयुर्वेदिक ही होगा। अगर स्पर्म के लिए कोई भी डॉक्टर दवा लिखता है तो वो आयुर्वेदिक ही होगी, एक मल्टीविटामिन के साथ वो आपको आयुर्वेदिक दवा ही देगा, क्योंकि वाजीकरण पे आयुर्वेद के अलावा और कोई भी काम नहीं करता। ओके, तो दीज आर द डिसीजेज जहाँ पे मैं एकदम तो बहुत सारी चीजें जैसे बहुत मतलब आप बोल रहे हो टू बिगिन विद स्पाइन में अगर किसी को दिक्कत है तो आयुर्वेद से वो हो जाएगा। हाँ सर, नर्व कंप्रेशन इजीली 7 days में ऑलमोस्ट 50 to 80% जो कंप्रेशन है नर्व में हो रहा है, L4 L5 में है, किसको स्पॉन्डिलोसिस है उसमें अगर हो रहा है तो 7 days की बात कर रही हूँ, ये जाता है 7 days, 14 days या 21 days डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। बट 7 दिन में 50 से 80% तक का पेन विदाउट पेन किलर, विदाउट एनी मेडिसिन आप सिर्फ पंचकर्मा ट्रीटमेंट से रिलीव कर सकते हो। इतना जोरदार रिजल्ट है आयुर्वेद में। है मतलब है। वाओ, ओके। तो अभी ऐसा कोई, चलो रिसेंट केस आप मुझे बताइए, किस चीज का? किसी इस तरह की कोई बीमारी आपके सामने कोई आया, कोई इंसान जो बहुत पहले से इशू था उसको, और किसी एक पर्टिकुलर इशू पर आपने मेडिसिन दिया और उसको हेल्प मिली, ऐसा कौन सा आप बताना चाहिए? नाम नहीं लूँगी पेशेंट का, कॉन्फिडेंशियलिटी। तो हमारे नागपुर के एक पेशेंट है, उसके बाद उनकी वाइफ, उनकी सिस्टर, उनकी वाइफ की सिस्टर, वो सब मेरे पास है। उनका स्पाइन का बहुत बड़ा इशू था, उनका बेटा इंजीनियर है, ही इज़ वर्किंग इन पुणे। उनको लेके आए तो वो अंकल का विश्वास ही नहीं था। ही इज़ अ मिलिट्री मैन, ही वॉज अ मिलिट्री मैन, नाउ ही इज़ रिटायर्ड पर्सन। तो ये लोग विश्वास नहीं रखते, बोले इतना डॉक्टर कुछ कर नहीं पाए और मुझको ऑपरेशन नहीं करना, मुझको ऐसे ही मरना है तो मैं नहीं करता। वो कार से छोड़ता था, वो पूना से आया था 7 दिन की छुट्टियों के लिए, मैंने 14 days उनको ट्रीटमेंट दिया। वो ऑलमोस्ट आफ्टर 1 वीक बोलो या फिर 1 महीने का पूरा ट्रीटमेंट के बाद वो 2 वीक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 2 व्हीलर भी अपने वाइफ के साथ आया। मैं तब मेरा था कि टाइम हो गया था तो आई जस्ट सपोज टू गो आउट। मैंने बोला अंकल क्या है 2 व्हीलर, कौन बोला? मतलब ही वॉज द पर्सन जिसको उठना और बैठना नहीं हो रहा था बट उसको ऑपरेट नहीं करना था। तो उसका बेटा लेके आया और 2 हफ्ते में वो अपने वाइफ को 2 व्हीलर पे आपको दिखाने के लिए लाया हूँ। मैंने बोला हे भगवान ऐसा तो मत करो। तो मतलब थोड़ा तो रेस्ट दो ना, इफ़ यू आर फाइन इट डजंट मीन दैट यू आर फाइन। आपको 3 महीना थोड़ा केयर करनी है आपकी स्पाइन की। ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन नाउ, ही इज़ विदाउट पेन किलर। अब तो मेडिसिन भी नहीं चल रहे उनको, ऑलमोस्ट 6 मंथ हो चुके हैं। फिर उनकी वाइफ का हमने नी का काम किया है, आर्थराइटिस था उनको काफ़ी ज़्यादा, तो शी इज़ ऑल्सो गुड नाउ। बहुत सारे लोग आए, फिर अमरावती से भी लोग, हमारे नागपुर के आजू बाजू जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जो उनके जहाँ जहाँ रिलेटिव है सब जगह पे भेजा है। वो पेशेंट को भेजने वाली मेरे बेटे का जो दोस्त है उसकी माँ थी कि एक बार तो दिखा दो, जो होता है ना एक बार कहीं नहीं हो रहा है तो आयुर्वेद को तो दिखा दो। तो ऐसे थ्रू वो आई थी क्योंकि उसका स्पाइन मतलब स्पॉन्डिलोसिस मैंने ठीक किया था और उनकी एज हार्डली 30 और 32 होगी। उस कंडीशन में शी वॉज डेवलप विद स्पाइन डिसऑर्डर, वही स्पॉन्डिलोसिस, और वो गाड़ी नहीं चला पा रही, बच्चे को गोदी में नहीं ले पा रही, उसको टेनिस एल्बो भी डेवलप हो चुका था, फ्रोजन शोल्डर भी हो रहा था। तो मैंने उसको आयुर्वेद से ठीक किया। देन शी सेंड दैट पर्सन जो स्पाइन में है, अभी वो देख रही होंगे तो उनको पता चला मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। एंड यू विल फाइंड चेंज, अ बिग चेंज इन 2 weeks ओनली। सुपर। अब जैसे आपने आर्थराइटिस के बारे में बताया, यस, ये तो मैं देखता हूँ ये जीन्स में है, शुरू से होता आ रहा है, पेरेंट्स को भी था, आगे भी था। हालांकि जब मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं तो हम तो ये बोलते हैं कि यू कैन ब्रेक दिस साइकिल, यस, बट लेकिन लोगों की धारणाएं होती हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि
लोग जीवन भर मेडिसिन खाते हैं इसके बारे में। उनको पता ही नहीं होता सर। जनरली SCQ 200 ये टैबलेट देते हैं अगर जिसको RA पॉजिटिव, रूमेटॉइड आर्थराइटिस पॉजिटिव उनके लिए। बट हमने ये टैबलेट ना कोविड में भी दी है, हर डॉक्टर ने दिया हुआ है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमें पता चले। तो अभी वो टैबलेट्स को बैन करना या फिर धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया है। बट उनका हमारे पास, अगर मैं भी एलोपैथी लिखती हूँ तो आई डोंट हैव एनी सोल्यूशन फॉर द आर्थराइटिस। बट अगर मैं आप आओगे और बोलोगे कि आई हैव अ पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम द नी डिसऑर्डर, मतलब उनको पेन है या उनका जो बोलते हैं ना घी खत्म हो गया है, ऑयल खत्म हो गया है, यू जस्ट ब्रिंग दैट पर्सन, हम वात के ऊपर काम करेंगे, उनकी कफन नाड़ी सेट करेंगे एंड शी कैन रेडी टू वॉक। माई मदर एज इज 75 ईयर्स, है ना, तो उनको अभी से 15 ईयर्स पहले बोल दिया था नी रिप्लेसमेंट कर दो। तो मेरी बड़ी सिस्टर 15 ईयर्स बैक, मैं तो न्यूली स्टार्टेड ना, तो मेरी बड़ी सिस्टर ने उनका इंश्योरेंस करा दिया और सेट की चलो मम्मा भी इंश्योरेंस करा दिया है तो वी कैन डू द नी रिप्लेसमेंट। मैंने बोला बहना मैं हूँ वेट नाउ स्टिल अभी आप उनको वैष्णो देवी लेके जाओ, शील कम विथ यू। तो इतना ये तो घर की बात है ना। तो ऐसे बहुत सारे नीज है जो हम लोगों ने अच्छे से रिकवर किए हैं। और एक आंटी जी है, अगेन आई नॉट टेल द नेम, तो उनका ऐसा था कि उन्होंने कैसे पढ़ के मेरे बारे में आए थे, सुन के, मतलब कि ये मैम है, तो बहुत ब्लाइंडली आए थे वो मेरे पास। उनका भी एज बहुत अच्छा है 78, बट नहीं लगता। अभी उनके बेटे को लेके आ रही है, हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दी पैरालिसिस। अब उनको चलना ही नहीं हो रहा था, तो उनके बेटे ने पूरे घर में रॉड्स बना के रख दिए थे दीवार में कि उनको पकड़ पकड़ के चल रहे थे। अभी 3rd महीने का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अभी तो उनका क्लियर कट है कि मैं खुद उठ रहा हूँ, मैं खुद वॉशरूम जा रहा हूँ, मुझको पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, इतनी मसल में स्ट्रेंथ आ चुकी है। पैरालिसिस आयुर्वेद के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं है। पार्किंसंस आयुर्वेद के अलावा आपके पास ऑप्शंस नहीं है। पार्किंसंस आल्सो, वाओ। कंपवात 5000 साल पहले ही बुक में लिखा गया था सर पार्किंसंस के बारे में। दैट इज़ अ कंपवात, मतलब जो हिलता है, जो कंपन करता है, व्हाट इज़ अ कंपनवात। तो कंपवात करके ये डिसीज को एक्सप्लेन किया गया है और इसका प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लिखा गया है। टाइम लगता है, इट विल टेक 1 year ऑलमोस्ट टू रिकवर, बट बहुत अच्छे से रिकवर होता है। अभी रिसेंटली वी आर ट्रीटिंग वन पेशेंट फ्रॉम द USA। उनका 87 एज है, ही इज़ फ्रॉम USA इटसेल्फ। तो वही के सिटीजन है, तो वो तो हमें कंसल्टेशन फीस भी नहीं दे पा रहे थे व्हेन ही कंसल्टेड अस कि यार मैं तो आपकी फ़ीस कैसे दूँ, मैं तो मिनिमम $100 देने हैं, है ना, तो आपकी फ़ीस तो $100 से बहुत कम है। तो बोला मैं आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले लो पहले। अगर आपको लगता है कि आई कैन डू समथिंग तो स्टार्ट द मेडिकेशन। 3 महीने बाद यू कम टू इंडिया, वील डू द प्रॉपर ट्रीटमेंट। आप यहाँ पे रहो 2 महीना 3 महीना, हमारा सेंटर शुरू है वो बड़ा वाला। हो गया शुरू? हाँ बस हो ही गया। हाँ बस तभी तो बोल रही हूँ सर प्लीज विजिट। डन आई एम कमिंग। तो एक बार वो हो, मतलब आप आ जाओगे तो आप अच्छे से US वापस जा पाओगे। तो वी स्टार्टेड हिज ट्रीटमेंट, नाउ ही इज हैप्पी। तो वात के लिए आयुर्वेद के अलावा ऑप्शन नहीं है। वात अगेन डिसीज, हार्ट डिसीज हो गया तो अगेन इट कैन रिलेटेड टू द वात। तो हम हार्ट को ट्रीट करने के पहले आपके वात को ट्रीट करते हैं, तो आपके हार्ट के प्रॉब्लम सॉल्व होने लगते हैं। जैसे अब हम जो बुक के बारे में सब बात करने वाले थे, हाउ नॉट टू डाई, यस हाउ नॉट टू डाई, तो उसमें भी स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी मम्मी दादी जी के बारे में बताया गया है ना, उनको हार्ट प्रॉब्लम था। सिर्फ डाइट के भरोसे उन्होंने किया, है ना, जैसे बोला जाता है, ये भी बुक में काफ़ी फ्रूट्स के बारे में लिखा जाता है, बट दैट इज़ इन US, है ना। इंडिया में ऐसे बहुत सारे फ्रूट्स हैं जो हमें हेल्दी रखने के लिए काम में आते हैं, है ना। वहाँ पे आता है आहार, डाइट, जो हम लोग प्रॉपर नॉर्मल वर्ड में बोलते हैं आहार क्या होता है। तो दिस इज़ अ थिंग जो हम लोग रोज़ खा रहे हैं। ये नहीं होता कि हम जो खा रहे हैं वो आहार है, जो चाहिए वो आहार है। ओके आई गेट इट। हाँ। तो हम अगर मैंने पिज्जा खा लिया अभी तो इट डजंट मीन दैट इज आहार, ना। ये तो ना सप्लीमेंट है, नथिंग। आई जस्ट हैड समथिंग विच इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ, है ना। तो पुराने ज़माने में जब रोटी बनती थी तो वो ऐसी बनती थी कि मतलब हम लोग मराठी में तो भाकरी बोलते हैं उसको, कि बस तोड़ो तो टूटे, करारी। हाँ, करारी मतलब आपको उसको वो नहीं करना है, बहुत ज़्यादा भूंजना नहीं है, बट ऐसी रोटी जो तोड़े की टूटे, मतलब उसमें फाइबर अच्छा है। okay. तो उसका डायग्नोसिस होता था कि हमने क्या खाना चाहिए, कैसी टाइप की रोटी खाना चाहिए जो अपने हेल्थ के लिए अच्छी है, कि बस तोड़ो तो टूटनी चाहिए, है ना। जैसे भाकरी होते जवार की, तो तोड़ो की टूट जाती है। और अभी आप कोई भी रुमाली रोटी लो, खा ही रहे हो, टूट ही नहीं रही है, मैदा बहुत ज़्यादा है। ऐसी जो भी आप रोटी खा रहे हो वो तुरंत नहीं टूट रही, दैट मीन्स इट्स नॉट गुड फॉर यू।
और जैसे नान हो गया वो और स्ट्रेच होता है तो और नुकसान है। जितना स्ट्रेच करेगा रोटी उतनी आपको वो दिक्कत देगी। और पुराने जमाने में ना एक हाथ से खाना खाना, हमने हमारी दादी आज भी बोलती दो हाथ से क्यों खा रहे। हाँ, बिल्कुल सही ना अभी तो आदत पड़ गई ऐसी रोटी तोड़ रहे लोग, है ना? तो हाँ तो एक हाथ से तोड़ना है, मतलब अगर ये हाथ से आपकी रोटी टूट रही है तो यू आर गुड, मतलब ईटिंग हैबिट आर गुड और आप अच्छा खाना खा रहे हो। आपको इसी हाथ से खाना खाना है, मतलब मिलाना है। हम लोग स्पून का यूज़ करते हैं। यहाँ पे मर्म होते हैं, आयुर्वेद में मर्म पॉइंट बताए गए हैं हाथ में। अगर हम हाथ से खाना खा रहे तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग होती है ना? जैसे बोला जाता है कि स्वीट हम लोग कब खाते हैं, डेजर्ट कब खाते हैं, है ना? तो ये कोई लॉजिक नहीं है। पहले तो ऐसे कोई गुलाब जामुन नहीं रहता था, बट आयुर्वेद में बोला था कि चावल शुरू करो। चावल इज़ गुरु, मतलब थोड़ा भारी होता है चावल खाने में। तो चावल पहले खाओ फिर रोटी की तरफ जाओ। मतलब आप चावल खा लोगे तो यू आर हैविंग ए टेस्ट बड ऑन योर टंग, है ना? न्यूरोप्लास्टिक एक्टिविटी है आपकी टंग की, जो भी खाएगा ब्रेन को बताएगा, है ना? इसीलिए हर पेट में नहीं पचता ना, तो बोलता कौन है? जबान ही बोलती है। तो जबान हर चीज़ आपके ब्रेन को बताती है। अगर आपने चावल खाया थोड़ा भारी हो गया, बोलती खिचड़ी खाओ तो हल्की है, चावल खाओगे तो भारी है, स्वीट खाओगे तो वो भी भारी है, क्योंकि मधुर रसात्मक आहार है। मधुर है मतलब स्वीट है, मतलब भारी हो गया। अगर भारी खाओगे तो आपके न्यूरॉन्स को पता चलेगा कि आप कुछ भारी खा रहे हो, तो और अग्नि प्रदीप्त करेगा, तो आपका डाइजेशन अच्छा होगा। हम लोग क्या करते, पूरा खाना खा लेते हैं और एंड ऑफ द लाइक फूड वी हैव स्वीट। जब पूरा पेट भर चुका है, अब ब्रेन बोल रहा है अब मत खा, हो गया है, तब हम लोग ऑर्डर स्वीट, है ना? या घर पे हो या बाहर हो, वॉटेवर। तो जो स्वीट है ना वो आपके डाइजेशन को हैम्पर करता है जब आप लास्ट में खा रहे हो। शुगर तो अलाउड ही नहीं है, बट शुगर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो गुरु होती है, मतलब भारी होती है, जो हमने खाना खाने के पहले स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल चावल हो गया, थोड़ा सा चावल खा के शुरू करो, फिर रोटी खाओ, फिर चावल खाओ। गांव में आप कभी भी जाओ ऐसे ही होता है, रूटीन है ना? हम रोज तो स्वीट नहीं खाएंगे, है ना? हार्डली कभी खाते हैं। गुड़ वगैरह जो खाते हैं वो भी बीच में खाना चाहिए, शुरू में खाना चाहिए? शुरू में खाने के पहले, जैसे गुड़ और रोटी लोग बीच बीच में खाते थे, है ना? हम जब बचपन में थे शायद वो टाइम आता था। अब तो गुड़ रोटी शायद सुनी ही नहीं या देखी भी नहीं, तो वो खा लिया तो आपके टेस्ट बड एक्टिव हो जाते हैं, ब्रेन को बताते हैं कि गुरु आहार आ रहा है, तो हमें पचाना अच्छा है। तो मैं बात कर रही थी कि हम लोग हाथ से जब खाना खाते हैं ना, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, आधी बीमारी वहीं पे ख़त्म होती है। आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप डाइजेशन ठीक कर रहे हो। आप मर्म को अगर आप खुद ही मसाज कर रहे हो, तो एक्टिवेशन ऑफ द सिक्रीशन ऑफ योर ग्लैंड्स जो भी आपके पेट में होते हैं, है ना, वो अपने आप हो जाता है और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। आपका डाइजेशन अच्छा हुआ, आपका पेट साफ अच्छा हो जाएगा। पेट साफ अच्छा हुआ मतलब नेचुरली डिटॉक्स हो रही है बॉडी, और आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, बट खाना हाथ से खाना है। ये आपने जो बताया कि हाथ में क्या होता है, ये सेंसेस होते हैं, ये मर्म होते हैं सर। ये अब यहाँ पे और यहाँ पे पैरों में भी होते हैं, है ना? तो 107 मर्म बताए गए आयुर्वेद में, 107। तो आप अगर जैसे बोलते हैं ना एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, कुछ मर्म बहुत हानिकारक होते हैं, अगर वहाँ पे जोर से आघात हो गया तो इंसान मर जाता है ना? तो ये भी वहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, है ना? तो उस टाइम पे भी उन्होंने बताया कि ऐसे मर्म जहाँ पे थोड़ा कभी लगता है ना कि अरे ये खड़ा गिर गया और मर गया, वो मर्मा आघात होता है। वो मर्म के ऊपर एक पॉइंट है, हाथ में बहुत सारी पॉइंट है, पैर में है, बॉडी में बहुत सारे पॉइंट है। अगर वहाँ पे आपको लग जाता है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो मर्म को हमें थोड़ा सा मतलब संभाल के रखना है। तो ऐसे हर चीज़ को संभाल के नहीं रख सकते, बट कुछ चीज़ें हैं वो डिटेल में बताऊंगी कभी। लेकिन खाना खा रहे हो तो आपको ज़रूरत है। नंगे पाँव चलने को क्यों बताया है? आपके मर्म का जो है एक्टिवेशन होता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कहाँ पे चलना है? घास पे, है ना? या कुछ पत्थर पे भी चलाते हैं, लेकिन वो पत्थर अच्छे होने चाहिए, क्योंकि आज तक हमें वो कैपेसिटी नहीं रही कि हम लोग सुदामा जैसे चले, है ना? मतलब ब्लीड हो रहे हैं फिर भी वो जा ही रहे हैं, हमें वो कैपेसिटी नहीं रही है अभी। बट अगर आप स्टोन पे जा रहे हो अच्छे, तो आप वो भी जा सकते हो। रिफ्लेक्सोलॉजी बोलते हैं उसको, नॉर्मल लैंग्वेज, एबनॉर्मल लैंग्वेज में जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिफ्लेक्सोलॉजी आप दे सकते हो, और वो मर्म पॉइंट पे दी जाती है। अंडरस्टूड? तो वो भी बेटर है। अभी तो क्या हुआ ना, आयुर्वेद इतना वास्ट है सर, रिजल्ट इतने सुंदर है, बट एक इंसान सब चीज़ें नहीं दे पा रहा, तो इसके बायोफर्गिगेशन हो गया है।
बायफर्गेट किस में हो गया है, एक आयुर्वेद हो गया, एक नेचुरोपैथी हो गया, एक योगा हो गया, एक मेडिटेशन हो गया, एक आहार हो गया, डाइट तो कितना बड़ा हो गया है अभी रिफ्लेक्सोलॉजी आ गया, दैट इज़ मर्म चिकित्सा जिसको हम लोग बोलते हैं, एक ब्यूटिफिकेशन, जैसे हम लोग फेयर होने के लिए आयुर्वेद में कांति को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है सर कि आप जो कलर के हो उसी कलर को कैरी करो, ओनली टैनिंग। कांति मतलब रंग हमारा, सुंदरता। अच्छा, हाँ, ओके। तो उसने सुंदरता, इनर ब्यूटी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। उन्होंने ये कभी नहीं बोला कि अगर आपका रंग सांवला है तो आप गोरे हो जाओ, अगर आप गोरे हो तो सांवले हो जाओ, ऐसा उन्होंने कभी नहीं बोला, क्योंकि आपको जो रंग मिला है ना वो आपके नाड़ी और प्रकृति के अकॉर्डिंग मिला है। Okay. अगर आप उसको चेंज करोगे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रंग को चेंज नहीं करना है। ये क्या ये पॉसिबल होता है कि एक्चुअली में रंग को चेंज करना? न्यूट्रिशन देना अलग बात होती है। अब क्या ब्लीच करते हैं सर, हाँ, मतलब वो तो वही केमिकल एप्लीकेशन, लेजर थेरेपी करते हैं गोरा होने के लिए, कार्बन पीलिंग आ गया है, तो ये सब करके क्या ही करोगे। कलर तो कलर है ना, आपकी प्रकृति नहीं चेंज होने वाली, लेकिन प्रकृति का, अगर आपने आपकी प्रकृति का मेलानिन कम कर दिया, ज्यादा कर दिया, तो प्रॉब्लम तो आप ही को होंगे। जैसे बहुत सारे यूएस में भी उनको भी टैन स्किन बहुत पसंद है, तो वो बहुत देर धूप में बैठते हैं, बट वो अल्ट्रावायलेट रेज अल्टीमेटली उनको डैमेज ही कर रहे हैं ना। जो नेचुरल कलर है वो बहुत अच्छा है, अपने प्रकृति के हिसाब से हमें मिला हुआ है, तो प्लीज कैरी योर कलर जो भी है। किसी को बहुत गोरा होने से भी प्रॉब्लम है, यार मैं इतनी गोरी क्यों हूँ, या किसी को काला होने से भी प्रॉब्लम है, मैं इतनी काली क्यों हूँ, जो है ना बहुत अच्छा है, प्लीज कैरी योर कलर, क्योंकि वो आपके प्रकृति को मैच कर रहा है, उससे ही आपकी तबीयत ठीक रहेगी। ये जानना इंपॉर्टेंट है, इट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हेल्थ, है ना। तो आपका जो पेट है, आपकी जो सिस्टम बनी है, आपके जो जीन्स बने हैं, उसी से आपको जो आउटर ब्यूटी है वो मिलती है। एक भी इंसान सेम नहीं ना सर, यहाँ पे कितने जो भी लोग हैं थोड़ा सा भी सेम नहीं है। दो सिस्टर्स में भी फ़र्क होता है ना, नेचर में फ़र्क होता है, हाइट में फ़र्क होता है, हेल्थ में फ़र्क होता है, ब्यूटी में फ़र्क होता है। क्यों होता है? एक ही माँ से है, एक ही पापा से होते हैं वो लोग, है ना, फिर भी उनमें इतना डिफरेंस क्यों होता है भाई बहन में, या भाई भाई में, बहन बहन में? क्योंकि हर एक का जो कंपोजिशन है वात पित्त कफ का और नाड़ी का वो अलग बना है, इसके लिए देयर इज अ डिफरेंस। और खुद का कलर, खुद की नाड़ी, खुद की प्रकृति प्लीज अच्छे से कैरी करो, आप अच्छे रहोगे। सुपर सुपर सुपर। एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या आयुर्वेद की मदद से, जैसे आज के टाइम में देखा जाता है कि पहले जैसे जब हम छोटे थे तो बात होती थी कि कोई भी इंसान 100 साल, 105 साल, 107 साल जीता था। 100 साल तो मतलब एवरेज एज थी। हाँ। आज वो घट के 75-80 के आसपास बात होती है। तो क्या आपको ये लगता है, पहला ऐसा क्या कारण है कि ये एवरेज एज कम हो रही है? दूसरा, क्या ये एक्चुअली में अगर कोई आयुर्वेद को फॉलो करता है तो क्या वो लंबी उम्र तक जी सकता है हेल्दी? 100% आयुर्वेद को अगर बचपन से फॉलो करोगे तो आप लंबी उम्र जियोगे, अच्छी जियोगे। अब इसमें क्या आउटर सर्कमस्टेंसेस आएंगे? पोल्यूशन, जो बाहर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ आएगी आपके एक्सरसाइज। अगर जो इंसान एक्सरसाइज भी कर रहा है आफ्टर एक्सर्शन, तो वो बहुत एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब बॉडी से निकाल रहा है, बट बॉडी को कुछ दे नहीं रहा है। अभी कितने यंग एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं सर, जिम में भी आ रहे हैं, जिम में भी हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को। एक तो अलाउड नहीं है कि आप एसी में एक्सरसाइज करो, फिर भी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है चलो कर रहे हैं, बॉडी से निकाल रहे हैं, बॉडी को दे क्या रहे हो? कुछ भी नहीं। अगर बचपन से बच्चा सिर्फ एसी में बैठा है, आयुर्वेदिक मेडिसिन खा रहा है, डाइट फॉलो कर रहा है, और आप बोलोगे कि वो तो आयुर्वेदिक फॉलो कर रहा है, उसकी एज क्यों नहीं बढ़ी, मतलब वो इतना जिंदा क्यों नहीं रहा? बाकी सब सर्कमस्टेंसेस उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना टाइम स्क्रीन पे दे रहा है, बच्चे खेल ज़्यादा रहे, घर में ज़्यादा है, टीवी के साथ, या फिर ग्राउंड पे ज़्यादा है, वो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर बच्चे खेल रहे हैं, कितने सारे बच्चे स्पोर्ट्स में हैं, लेकिन मैं कभी नहीं देखती कि कोई माँ अपने बच्चों को लेके आएगा और बोलेगा यार इनका बॉडी मसाज करा दो। ये बहुत खेल चुके हैं, मसल्स को ज़रूरत है। आभ्यंतर स्नेह और बाह्य स्नेह दोनों बोला है मैंने, लास्ट टाइम भी पॉडकास्ट में बोला था। आभ्यंतर स्नेह इज विद द घी, ओके, हाँ, है ना, और बाह्य इज विद द ऑयल, है ना। बाह्य स्नेह करो। एक रिसेंटली बात बता दी स्नेह के ऊपर, स्नेह इज अ मसाज, जो मैं बाह्य स्नेह की बात कर रही हूँ। तो एक पेशेंट आए थे, मैंने ये बोला कि बोले मुझको बॉडी मसाज करनी है। मैंने बोला अब ये क्या होता है बॉडी मसाज करनी है, तो प्रॉब्लम बताओ और उसके हिसाब से मैं ऑयल डिसाइड करती हूँ कि क्या देना है। तो मैंने बोला आपके बच्चे को कब किया था आपने? बोले बचपन से डॉक्टर ने बोल दिया कि इसको बॉडी मसाज नहीं कराना, तेल वेल नहीं लगाना है, ऐसे वैसे वैसे।
मैंने बोला क्यों? पीडियाट्रिशियन ने किसी ने बोला XYZ, तो वो उन्होंने बोला भाई अमेरिका में सब लोग क्या मसाज ही करते हैं, बच्चों को कोई मसाज नहीं करता अमेरिका में, हम इंडिया में क्यों करें? सबसे इम्पोर्टेंट बात तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हम लोग इंडिया में रहते हैं, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर अगर है तो वो अमेरिका में है, कोई भी कैंसर अगर ज़्यादा है तो अमेरिका में है, इंडिया में क्यों नहीं है सर? क्या हमें पता है डेली किचन में हम लोग इतनी सारी मेडिसिन का इंटेक करते हैं, इसके कारण हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। कैंसर हमें दिखता है कि इंडिया में भी बढ़ रहा है, बट सबसे ज़्यादा कैंसर अमेरिका में है, स्किन कैंसर तो सबसे ज़्यादा है। अगर वो शायद अपने बच्चों को मसाज कराते तो नहीं होता। हमारे बच्चे हेल्दी है, अच्छे बच्चे हैं हमारे इंडिया के जो भी है। थोड़ी सी इम्यूनिटी कम ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग दवाई खिला देते हैं, वो दवाई के कारण ना उनकी इम्यूनिटी डाउन होती है। एक दिन रेस्ट कराओ सर, एक दिन रेस्ट कराओ। अगर बच्चों को वोमिटिंग्स होगी रात भर, हो सकता है कुछ खाने से पीने से हो जाएगी, लूज मोशंस हो सकते हैं, एक आधा फीवर भी आ सकता है, लेकिन 1 डे अगर आप वेट कराते हो तो अपनी बॉडी हर चीज़ की इम्यूनिटी तैयार करती है। मेडिसिन मत दो, बिल्कुल मेडिसिन मत दो, है ना। मतलब अभी तो ये बहुत रूड होगा अगर मैं बोलूँ कि रात भर मेरे बेटे ने 2 से 3 बार वोमिटिंग किया एंड नाउ आई एम इन दिल्ली, है ना, ये बहुत रूड होगा। बट मुझको पता है ही विल हील बाय हिमसेल्फ। मैंने कोई मेडिसिन नहीं दिया और मैं ये भी बोल के नो मेडिसिन देना है तो ये चीज़ें दिखनी है घर पे, बाकी कुछ भी मत देना। और हम डैम श्योर मैं जब तक आज शाम तक घर पे जाऊंगी ही विल बी एब्सोल्युटली फाइन, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग क्या दे रहे हैं, बचपन से आयुर्वेद दे रहे हैं, लेकिन किस टाइम पे क्या दे रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद दे रहे हैं अगर बिस्किट्स दे रहे हो रोज़ बच्चों को तो नो, मैगी दे रहे हो वीकली वंस दे रहे हो तो भी नो। हमारा पेट मैदे के लिए नहीं बना है, तो आप बच्चों को हेल्दी बना सकते हो, 100 साल के ऊपर आपके बच्चों को जिंदा रख सकते हो आराम से। आयुर्वेदिक डाइट मतलब नॉर्मल डाइट होता है, वो ऐसा बहुत डराने वाला डाइट भी नहीं होता है। आयुर्वेदिक डाइट और आयुर्वेदिक मेडिसिन अगर फॉलो करो, स्क्रीन टाइम कम करो, तो आपका बच्चा बहुत अच्छे से जी सकता है, कोई डाउट नहीं उसमें। स्क्रीन टाइम से ना हार्मोन भी इम्बैलेंस हो रहे हैं बच्चों के, बहुत जल्दी बच्चे लड़कियों को पीरियड्स आ रहे हैं, लड़के भी कई और एंगल से देखना शुरू कर दिए हैं। तो इस चीज़ के ऊपर भी हमें ध्यान देना, मतलब माँ बाप को ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो अगर स्क्रीन टाइम हम उसके लिए भी कम कर दे तो आँखों की रोशनी बचेगी, आँखों की रोशनी बच गई तो हमें और कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो बच्चे जी सकते हैं, बट हर सरकमफरेंस में हमें अच्छा रखना है ना। पोल्यूशन तो नहीं मिटा सकते, लेकिन फुल टाइम एसी में बैठना भी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। जिम जा रहे हो आप, ग्रीन जिम करो, गार्डन वाला, वो अच्छा है सर। यहाँ पे एसी में आप क्या कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो, कुछ भी एनीथिंग कार्डियक कर रहे हो आप, ठंडा बाहर, अंदर बॉडी गर्म हो रही है, तो बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती इतनी ठंडी में इतना गर्म, और फिर से आप बैठ जाते हो, फिर पटापट पानी पीने लगते हो, तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड चीज़ें कर रहे हो। पहले के ज़माने में आखाड़ा होता था, कितने आराम से एक्सरसाइज होती थी वहाँ पे, आपने देखा है ना। पहले तो बॉडी को स्ट्रेच करना ही भूल गए, एक्सरसाइज नहीं करते, मतलब वार्म अप नहीं करते, एक्सरसाइज करना शुरू कर देना, उससे भी बहुत सारे प्रॉब्लम। क्रैम्पिंग कितने आ गए बच्चों में भी आते हैं, क्रैम्प बहुत ज़्यादा आ गए हैं। मैग्नीशियम की बहुत डिफिशियंसी क्यों हो रही है? क्योंकि एक तो पानी हम लोग, एक तो आरओ का पानी पी रहे हैं, वो सही में इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। पूरे वो मिनरल्स ही खा लेता है ना। तो मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो रही है बच्चों में, हम में भी हो रही है सर। बहुत सारे क्रैम्प आते हैं, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके रात में ही पैर में बहुत क्रैम्प आ जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि वो बोलते पैर में गोला आ गया, और क्या करें। बहुत सारे डॉक्टर्स मतलब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं डॉक्टर के पास कि हम लोग क्या करें। तो मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपके घर पे एक रॉक साल्ट होगा तो दिन में एक आध बार हल्का सा डाल के पानी में घोल के पी लिया करो, हल्का सा। ऐसा बोल तो नमक का पानी पीना शुरू कर देंगे तो बोलना भी थोड़ा डर ही लगता है। हल्का सा रॉक साल्ट डाल के, तो रॉक साल्ट ऐसा बोला सब वाइट बेकार है, ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे वाइट अच्छे भी है, बट वो उन्होंने जनरलाइज कर दिया वो स्टेटमेंट को। बट यू कैन हैव रॉक सॉल्ट, अच्छे से ले सकते हो, और आपके जैसे पैर के क्रैम्प कम हो जाएंगे, आपका माइंड भी सेटल होता है सर। मैग्नीशियम अगर आपके बॉडी में अच्छा रहे तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी कम होता है, अगर मैग्नीशियम उनको अच्छे से मिले तो। बहुत चिड़चिड़ कर रहे हैं बच्चे आजकल, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको सब चाहिए, और हम लोग सब देने को तैयार है ना हम लोग तो तैयार ही है, क्या चाहिए बताओ, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है, क्या चाहिए बताओ। तो उससे क्या होता है कि उनका जो ग्रोथ है ना, मेंटल ग्रोथ, वो डिटोरिएट होने लगता है। हमने उनको रोकना चाहिए।
हर चीज़ को नहीं बोलूँगी, बट हर चीज़ नहीं देनी चाहिए, करेक्ट, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी सर। एक चीज़ मुझे बताइए, जैसे आज के टाइम में ना मल्टीविटामिन्स का बहुत बड़ा मार्केट है एलोपैथी में, तो करेक्ट, ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मेडिकल स्टोर पर जाते हैं तो दवाइयाँ कम है, मल्टीविटामिन्स इतने सारे ब्रांड बना रहे हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब तो क्या एक कॉमन आदमी को, कॉमन इंसान को सच में मल्टीविटामिन्स की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? नहीं है सर, आप ना मस्त बीट का जूस पियो, 1 ग्लास लो, मैं कोई भी जूस बोलूँ ना तो 1 ग्लास लेती हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करना। थोड़ा सा भी ले लिया ना, आधा कप वो भी काफ़ी है, बट आप आधा कप जूस ले लो, 5 दिन बीट का लो, 5 दिन पालक का लो, अल्टरनेट करके लो। बहुत सारी चीज़ें आपके खाने से मिलती हैं, हम लोग वो देख ही नहीं रहे कि हमें क्या मिल रहा है। आपके यहाँ पे एक मतलब क्या बोलूँ, आंवला पता है ना, नॉर्मली सबको पता होगा, जब सीज़न आता है ना, प्लीज़ हैव इट, आंवला कैंडी बना के रखो, दैट इज़ अगेन गुड फॉर योर हेल्थ, हेयर को अच्छा है। मोस्ट एंटीऑक्सीडेंट क्यों लेना है आपको मल्टीविटामिन, जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है, जिसकी टेस्ट भी एकदम खतरनाक है। आंवला कैंडी अगर अभी भी ला लेंगे ना तो सब लोग 5-5 उठा लेंगे तो भी अच्छा खासा आयरन मिलेगा, बॉडी एंटीऑक्सीडेंट नेचुरली बना लेगी वो आंवला से, तो हमें क्यों लेना है। अपने पास लेमन है, साइट्रिक एसिड होता है, बट वो पूरा अल्कलाइन होता है जब वो पेट में चला जाता है, बहुत अच्छी, जैसे हम लोग समर में लेते हैं, देखो कितनी एनर्जी आ जाती है। तो हमें ऐसी चीज़ें लेनी है कि जो नेचुरली आपको मिले। हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन के पीछे भाग भाग के ना, दिस इज़ अ मार्केट। अगर ये बुक के बारे में हमने अगर सोचा ना सर, तो सर ने बोला है, डॉक्टर ग्रेगर ना, ग्रेगर, हाँ, उन्होंने बोला हुआ है सिंपल कि दिस इज़ अ मार्केट, हमें पैसे, ही इज़ ऑल्सो MBBS MD हुआ है, फिजिशियन है वो, उन्होंने बोला है कि हमें पैसे क्यों मिलते हैं, क्योंकि हम मेडिसिन लिख रहे हैं। मैं अगर एडवाइस दूँ कि आप आंवला कैंडी खाओ तो आई विल नॉट पेड फॉर दैट, तो मैं ये लिखूंगा कि आप मल्टीविटामिन खाओ तो आई विल गेट माई पेड, है ना, आई विल पेड फॉर द मल्टीविटामिन नेम। मैं अगर लिख दिया कि आंवला कैंडी खा लेना घर जाके, वो तो हमें पता ही है, फिर क्या ही खाना, तो वहाँ पे तो आंवला नहीं मिलता US में, अगर हम बात करें तो वो तो इंडियन है फ्रूट। वहाँ पे ये लोग स्ट्रॉबेरी यूज़ करते हैं, रास्पबेरी यूज़ करते हैं, ऑल द बेरीज। हमारे पास भी बहुत अच्छी बेरीज है, इनसे कई गुना गुणवत्ता वाली बेरीज अपने पास है, आंवला का कोई तोड़ नहीं। दूसरा है सर जामुन, बारिश शुरू होती है जामुन आता है, इनके ब्लूबेरी में क्या ताकत होगी जितनी अपनी जामुन में ताकत है, खा के तो देखो। इतने सारे पेड़ है ना, आयुर्वेद में क्या किया है, एक हर पेड़ के ऊपर डिस्कशंस किए हुए हैं ना, तो हर पेड़ का एक उपयुक्तांग होता है। उपयुक्तांग का मीन्स क्या होता है कि अगर हम तुलसी की बात करें तो उसके 5 भी चीज़ें उपयुक्त हैं, जैसे उसके फ्लावर्स हो गए, है ना, उसके फल हो गए जो मंजूरा हम लोग मराठी में बोलते हैं, देन उसके पत्ते हो गए, उसके रूट्स हो गए, तो ये 5 जो अंग है ना वो पूरे उसके यूज़फुल हैं। ऐसी बहुत सारी पेड़ है जिसके 5 अंग उपयुक्त है, किसी किसी पत्ते उपयुक्त है तो किसी के फ्लावर्स उपयुक्त है या किसी के फ्रूट्स, है ना, तो उसके ऊपर ही हम लोग अच्छे से ज़िंदा रह सकते हैं। हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोग मेडिसिन का ही सपोर्ट लें। मेडिसिन का कब लुकआउट आता है, मेडिसिन का कब लुकआउट आता बीमार है? होते हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है। मेडिसिन का यूज़ तब होता है जब बीमार होने के बाद भी अपनी बॉडी उसको रिकवर नहीं कर पाती। फीवर आया मतलब दिस इज़ अ साइन, और हम साइन के ऊपर, कोई भी सिम्टम्स या साइन के ऊपर आप मेडिसिन खा लोगे, मतलब आई एम नॉट ए गुड डॉक्टर। ओके, बुखार आया ना, बॉडी को हील करने दो, थोड़ी देर गर्म पानी में पैर रखो नमक डाल के, देखो तो नेचुरल टेम्परेचर उतरता है क्या। स्पॉन्जिंग बताई गई है, कितनी बार ऐसा होता है सर, पैरासीटामोल दो या एलोपैथी आयुर्वेदिक कोई भी दवाई दो, लेकिन फीवर नहीं उतर रहा है, तो क्या करते हैं हम लोग, ठंडे कपड़े से पोंछ लेते हैं, सर पे है ना, सर पे रखते हैं। ये तो कितने सालों से चल रहा है, तो पहले वो क्यों नहीं करते? वो तो एंड में करते हैं जब उतर ही नहीं रहा है, तो पहले क्यों नहीं करते? जब आपके बॉडी में केमिकल रिएक्ट नहीं कर रहा है, जब आपके बॉडी में आयुर्वेदिक मेडिसिन, ऐसा तो नहीं होता आयुर्वेदिक मेडिसिन से नहीं उतरता, क्योंकि वो बुखार उतरने की दवाई नहीं है, वो तो पित्त को शांत करने की दवा है जो भी हम लोग आपको देंगे फीवर में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पहले करना चाहिए उसको सबसे एंड में कर रहे हैं। ट्राई तो करो। अगर वोमिटिंग आ रही है आपको तो खाना बंद करो। लंघन बोला गया आयुर्वेद में, लंघन मतलब भूखे रहना। अरे यार वोमिट कर दिया बच्चे ने, ये फ्रूट्स लो, वो फ्रूट्स लो, नारियल पानी दो, ORS दो। हाँ, आपको वाटर इंटेक इतना रखना है कि वो डिहाइड्रेट ना हो, थोड़ा थोड़ा दो, बट
इतनी चीज़ें खाने को ला देते वो बच्चा फिर से वोमिट कर देता है। अब थोड़ी देर वेट तो करो, उसको सेटल तो होने दो, बच्चा है कवर कर लेगा। आप भी, हम लोगों को भी वोमिटिंग हुई तो हम लोग क्या खाते रहेंगे क्या? हमें लंघन बोला गया, मतलब उस टाइम पे हम भूखे रहना है। लेकिन जो Yes, ट्रेंड please, हाँ। ट्रेंड जो देखा गया वो तो ये देखा गया, मतलब हमारे घर में भी होता है कि हम अगर बीमार हैं तो हमें और खाना है, और अच्छे तरह का खाना खाना है, मतलब और खराब खाना खाना है, जो टेस्ट को ठीक करे। और हमें ऐसा लगता है कि यानी तो पेट कुछ टेस्टी मुंह में जाएगा तो हम अच्छा महसूस करेंगे। लेकिन आप कह रहे हो कि बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। हाँ, लंघन बताया गया है। लंघन क्यों करना है सर? क्योंकि पेट को आराम दो। हर बीमारी के जड़ आपका पेट है। अगर आप पेट में चीज़ें डालते जाओगे तो पेट रिकवर नहीं होगा। जैसे हल्दी, अभी मतलब हम बात ही कर रहे हैं तो फूड की भी बात कर लेते हैं साथ में। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन अगर आपको जॉन्डिस होता है, पीलिया जिसको बोलते हैं, हम लोग हल्दी बैन कर देते हैं खाना। मतलब आयुर्वेद भी बोलता है कि मत खाओ। पीलिया में आयुर्वेद के अलावा कहीं पे भी उपचार नहीं है, एंटीबायोटिक से पीलिया जाता नहीं है। अल्टीमेटली लीवर के ऊपर ही मेडिसिन देनी पड़ती है, और लीवर में अगर सबसे अच्छी लीवर के ऊपर मेडिसिन भी है तो वो आयुर्वेदिक है, ये भी मैं आपको बोल दूँ, है ना। तो लीवर की मेडिसिन देता ही देता है, कोई भी एलोपैथी डॉक्टर है ये दुनिया का, वो आयुर्वेदिक मेडिसिन ही देगा लीवर के ऊपर देना है तो, और आपका वो पीलिया ठीक करने की कोशिश करता है। तो हल्दी है जो हम लोग नहीं देते, या फिर बहुत स्पाइसी, बहुत तीखा खाना नहीं देते व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस। लेकिन अब मैं उसका उल्टा बोलती हूँ, आपको जॉन्डिस है, आपकी लीवर के ऊपर सूज आ गई है, तो आपको ना हल्दी का लेप लेके उसके साथ एरंड का पत्ता, उसका लेप करना चाहिए आपकी लीवर के। एक्सटर्नल हो गया वो, लेकिन वो भी बहुत इफेक्टिव है मेडिसिन। एक्सटर्नल है, मतलब बाहर से है वो, बट आपको वो करना है, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। अगर बहुत ज़्यादा जॉन्डिस है, कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा, बहुत पीले होते ना लोग पुराने, हाँ बस, तो उस टाइम पे यू हैव टू यूज़ दैट एक्सटर्नली हल्दी, इंटरनली आप नहीं ले सकते। लेकिन क्या है कि वही हल्दी अगर आप रोज एक चुटकी पानी में डाल के, जब बुखार है तब आप खाते हो, पीते हो, मतलब पानी, एक चुटकी हल्दी, है ना, फिर से एक चम्मच लेना शुरू कर देंगे तो एक चुटकी हल्दी आधे गरम कप पानी में डालना शुरू करो, आपका बुखार अपने आप उतरने लगेगा। हम लोग ये बेसिक चीज़ें करती ही नहीं है सर। हम लोग ना डायरेक्ट आए कि मेडिसिन, उल्टी हुई की मेडिसिन, लूज मोशन हुई की मेडिसिन। अरे होने तो डिटॉक्स, इन्फेक्शन है तो लो ना मेडिसिन, बट पहले बेसिक तो लो। एक बेल नाम का फ्रूट आता है जो हम शंकर जी को चढ़ाते हैं, बेल, उसका एक फ्रूट भी आता है, वही पेड़ पे लगता है। उसका मुरब्बा बनाते थे पहले के ज़माने के लोग, वो गुड़ के साथ रहता था। जब आपका पेट खराब होता है ना, उतना सा ले लो, कोई मेट्रो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। लोग टीनी लेते हैं, मतलब टीनेडाजोल लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन है एंटीबायोटिक, आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो कोई भी एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं है। अब वो बेल का मुरब्बा दिन में 3 बार खा लो, आपका लूज मोशन वैसे कंट्रोल में आ जाएगा। एक बनाना खा लो। अब ये भी बहुत सारे क्वेरीज आए सर कि बनाना अच्छे नहीं है, फ्रूट्स अच्छे, अच्छा तो कुछ भी नहीं है, खाना तो पड़ेगा ही, भूखे तो नहीं रह पाएंगे। अगर आपने अपना घर रिनोवेट किया होगा ना सर, तो उसमें आपने क्या किया होगा, ऑर्गेनिक पेंट लगाया होगा। आजकल तो ऑर्गेनिक चल रहा है ना, क्योंकि ब्रीथ करेंगे तो केमिकल अंदर नहीं जाना है। आजकल ऐड बहुत आ गई ना ऑर्गेनिक पेंट्स की बहुत ऐड आ रही है। और खाने के लिए क्या खाते हो? डायरेक्ट केमिकल हो गया, पैरासिटामोल हो गया, व्हाटएवर इट इज, डाइक्लोफिनेक, दुख रहा है, एक्सर्शन हो गया, मल्टीविटामिन की बात कर रहे हो, घर में जो है उसको तो ट्राई करो, ऑर्गेनिक वे से तो ट्राई करो ना। नहीं हो रहा है तो यू हैव ऑप्शन। मैं तो 9 महीने अगर मैं अगर इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट देती हूँ ना, तो मैं 9 महीने भी मल्टीविटामिन नहीं देती। इट्स ऑल आयुर्वेदिक मल्टीविटामिन में देती हूँ उनको। ये केमिकल ही नहीं रहते ना, सब झाड़ पत्तियों का जो भी है चूर्ण, अभी तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म निकल के आ गया है, तो और अच्छा इफेक्टिव है। तो केमिकल नहीं रहते तो टेस्ट बड्स खराब नहीं होती उनके वोमिटिंग सेंसेशन कंट्रोल में रहते हैं, और तबीयत अच्छी रहती है। किसी का हीमोग्लोबिन नहीं कम होता है सर 9 महीने में। आयुर्वेदिक 2, क्योंकि वो डाइजेस्ट होती है, फिर उसका कन्वर्जन होता है हीमोग्लोबिन में या ब्लड में। जनरली क्या होता है कि हम लोग आयरन की टैबलेट खाए, आयरन एब्जॉर्ब हो गया, ब्लड में मिल गया। आयुर्वेद में वैसा नहीं होता। उसका कन्वर्जन होता है आयरन में, है ना। जैसे बीट खा लिया तो बीट से क्या आपका ब्लड बढ़ जाएगा? नहीं, कन्वर्जन होगा आयरन में, है ना। तो ऐसी चीज़ें होती है। तो इसीलिए क्या होता है कि आपको उसके साइड इफेक्ट्स नहीं आते। मैं हमेशा बोलती हूँ, आयुर्वेदा ऑलवेज हैज़ अ साइड बेनिफिट, ये मेरा फेवरेट सेंटेंस है। बट साइड इफेक्ट तो आप काजू भी खाओगे ना, आधा किलो तो उसका होगा, है ना। अच्छी चीज़ है काजू, कुछ भी खा लो, अगर लिमिट से ज़्यादा अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका आपको साइड इफेक्ट होगा।
कोविड में काढ़ा बहुत यूज़ किया लोगों ने, लिमिट से ज़्यादा, पाइल्स की प्रॉब्लम्स लेके आ गए। और एलोपैथी में एक अच्छा है सर कि डॉक्टर के पास जाके प्रिस्क्रिप्शन लेके वो मेडिसिन लाते हैं। आयुर्वेद में ना अपने ही घर में उपचार शुरू कर देते हैं। सभी डॉक्टर है आयुर्वेद के, सभी डॉक्टर है। अरे मैं इतनी बार बोलती हूँ कि if you are coming to the Ayurveda, if you are coming to your health, Ayurveda is a health. Simple. It is not a disease. Correct. If you are coming to your health, advice लो, क्योंकि आपकी नाड़ी क्या है उसके हिसाब से आपको क्या क्या लगेगा वो हर दिन डिफर करेगा, है ना। जैसे मैंने आपको बता दिया आपको ज्वरग्नवटी लगेगी अगर आपको बुखार आ गया तो शायद, और यहाँ पे अगर हमारे कैमरा मैन है उनको कोई और चीज़ लगी है ना, कफज नाड़ी के हैं, इनको डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस, कफ पित्तज नाड़ी है, तो इनको तो ज्वरग्नवटी काम ही नहीं करेगी। मुझको उनको पहले तो आरोग्यवर्धिनी देनी पड़ेगी, उसके साथ ज्वरग्नवटी देनी पड़ेगी, तो इनका बुखार उतरेगा। आपने ज्वरग्न लिया, आपको रिजल्ट आ गया, आपने बाजू वाले को दे मेरा उतरा तू भी ले ले, तो इससे क्या होता है कि उसको रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि नाड़ी अलग है। तो क्या कम हुआ? आयुर्वेद का विश्वास। आपका नॉलेज थोड़ी कम हुआ। क्वेश्चन तो आयुर्वेद पे उठता है ना, अरे यार इनका हुआ मेरा तो नहीं हुआ। तो आयुर्वेद का जो भी मेडिसिन है वो नाड़ी के हिसाब से बनता है। एक बार मैंने बोल दिया आपको कि आपको ये मेडिसिन ये चीज़ों के लिए सूट करती है, तो ज़िंदगी भर अगर आपको कभी बुखार आता है, अगर आपको सर्दी होती है, पहले तो एक दिन खुद को हील होने दो, नहीं हुआ तो वॉट एवर मेडिसिन आई टोल्ड यू कैन ईट दैट। उसके लिए हर वक्त मेरा कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड। बट एक बार आपकी नाड़ी समझ लो क्या है। अगर आपको पता ही नहीं चला आपकी नाड़ी क्या है, यू आर जस्ट टेकिंग अ मेडिसिन, देन अगेन यू आर अ फूल और आई एम अ फूल जो बोलूँ कि दे दो सबको। नाड़ी खुद कोई समझना चाहता है कैसे समझ सकता है? नाड़ी देखो सर, वात पित्त कफ के बारे में मैंने बोला था, कन्फ्यूजन बहुत बढ़ता है। वात के 5 प्रकार होते हैं, पित्त के 5 प्रकार है और कफ के 5 प्रकार है। तो जैसे किसी पित्त वाले को एसिडिटी होती है, किसी को चिड़चिड़ापन होता है, तो आलोचक, रंजक, भ्राजक ये पित्त के प्रकार है, मतलब सब हो गए, है ना। अच्छा। पहले तो मैंने बोला था कि ये इजी है समझना, बट उसमें भी सब कैटेगरी है। एग्जैक्ट नाड़ी समझने के लिए बेटर है यू आस्क टू योर डॉक्टर, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, तो आपको ज्यादा अच्छे से जमेगा। लेकिन बेसिक, हाँ, तीनों के बेसिक सिम्टम बता दीजिए। तो बेसिक में क्या करना है हमें, अगर आप वात नाड़ी के हो तो आप कंफ्यूज में ज़्यादा रहोगे, एक जगह पे बैठोगे नहीं, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, हर जगह पे आपको जाना पड़ेगा, मतलब इच्छा ही होगी। वायु पूरे शरीर में, मतलब हो सकता है कहीं ना कहीं पेन रहता होगा, हो सकता है आपको डिप्रेशन अगर आ रहा है तो आप वात नाड़ी के हो, अगर आपको एसिडिटी के साथ डिप्रेशन आ रहा है मतलब पित्त भी विकृत हो चुका है आपका। सबसे पहले वात विकृत होता है, उसके बाद ही वो पित्त और कफ को विकृत करेगा। तो फिर आपकी वातज नाड़ी है, मतलब आप डिस्टर्ब स्लीप में रहोगे। आपकी वातज नाड़ी है तो आपके पूरे बॉडी में कहीं ना कहीं पेन रहेगा। अगर आप वातज नाड़ी के हो तो आपको एक बार में 10 काम करने की इच्छा होगी। अगर आप वातज नाड़ी के हो तो आपको ये दुनिया में कोई बंधा मतलब छू नहीं पाएगा, इतने ऊपर जाओगे। उसके साथ अगर पित्त का, प्राकृत पित्त का कॉम्बिनेशन हो तो जो चाहोगे वो करके छोड़ोगे। इस तरीके की नाड़ी होती है वात पित्तज वाली। अगर आप पित्तज नाड़ी के हो तो बहुत एग्रेसिव हो गए। मेरी मुर्गी की एक ही टांग, मैंने जो बोला वही सही है, तुम जो बोल रहे हो गलत है। मेरी मुर्गी की एक ही टांग पित्तज नाड़ी वाले होते हैं। ऊपर से आपने रेड कोट क्यों पहना है, मरून क्यों पहना है, मुझको तो ब्लू देखना था, ये उनका वो डिसाइड करेंगे आगे वाले ने क्या करना है। जैसे पित्तज, उनको बहुत क्रेविंग्स होती है, वो बहुत खाते हैं, उनको बहुत भूख लगती है, और कुछ मतलब मिलने के बाद क्या खाएंगे, मतलब अरे दोस्त मिले इतने दिनों बाद, यार बातें तो करो, कैसी हो, क्या कर रही हो, क्या खाएंगे। मेरे ट्रेट लग रहे हैं मुझे। मतलब खाएंगे ना, तो फर्स्ट थिंक आती है दिमाग में कि चलो हम लोग लंच में जाएंगे, चलो हम लोग कॉफी पियेंगे। तो दिस इज अ पित्तज नाड़ी जो ये करती है। फिर आती है कफज नाड़ी, एकदम आलसी नाड़ी, एकदम आलसी नाड़ी होती है। इनको चलना वॉकिंग के लिए चलते, उठना 5 बजे उठना है, उठना चलना, तुम जाके मैं कल से, उनका कल कभी नहीं आता। दूसरा होता है सर कफज नाड़ी के जो व्यक्ति है, स्निग्धता बहुत होती है, मतलब ऑयल बहुत टपकता है ना। मोस्टली ये लोग फेयर में जाते हैं। मैंने बोला नाड़ी के ऊपर आपका कलर डिपेंड होता है ना। तो ये लोग मोस्टली फेयर नाड़ी में जाते हैं। इनको ऐसा हाँ कर लेते हैं ना, तो किसी चीज़ को नहीं बोलेंगे, कर लेंगे, ठीक है ना नहीं बोलेंगे, बट करेंगे भी नहीं, है ना। तो उनको हिलाना एक जगह पे सब दे दो। पढ़ाई बहुत करेंगे, एक जगह में बैठ के उठाओगे और बोलेंगे वहाँ से किताब उठाओ,
तो नहीं उठा पाएंगे। तो दैट इज़ कफज नाड़ी। तो ये ऐसी नाड़ी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन ये भी कॉम्बिनेशन के साथ भी जाती है। कभी पित्त कफ के साथ जाता है ना। अगर पित्त अच्छा है प्राकृत अवस्था में और वो कफ के साथ है तो वो इंसान एक्टिव हो जाता है, अच्छे से एक्टिव होता है। उनकी जो अग्नि है वो भी जाठर अग्नि, मतलब जो डाइजेशन वाली अग्नि वो बहुत अच्छी रहती है। लेकिन कफज वालों की अग्नि बहुत डैमेज रहती है। उनको पीसीओडी, थायराइड या टेस्टोस्टेरोन का कोई प्रॉब्लम 100% रहता है। कफज नाड़ी को जो अगर प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ आना ही आना है। वातज नाड़ी को बीपी आएगा सर, वात विकृति को। कैंसर अगर होना है तो उनकी पित्त नाड़ी विकृत हुई होंगी, तब वो कैंसर पे जाते हैं। तो हमें पित्त को सेटल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर हमें कैंसर से बचना है तो। वात हार्ट से बचना है तो हमें वात नाड़ी को सेटल, डायबिटीज़ को अगर सेटल करना है तो हमें कफ नाड़ी को सेटल करना है। तो यदि ये भी प्रोन डिसीज़ है इसलिए मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको स्पाइन में कोई प्रॉब्लम है, आपके पैर में एक जगह पे कहीं ना कहीं दुखता है, या फिर आपकी सियाटिका बहुत लगती है, तो आपको वात के साथ पित्त पे ध्यान देना ज़रूरी होता है ना। तो हड्डियों का घिसना ये पित्तज नाड़ी करती है। जितना एसिड होगा उतनी आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होगी। तो एसिड चाहिए बट प्राकृत अवस्था में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वात पित्त कफ, प्राकृत और विकृत अवस्था। एकदम थीन लाइन का डिफरेंस है। बस वो समझ में आ गया तो हमें पता चलेगा किस नाड़ी पे हमें ध्यान देना है। ओके। तो इनके क्विक सॉल्यूशन भी आप बता सकते हैं कि अगर मान लो जैसे कि जितना नहीं सुना उसे थोड़ा आइडिया लग गया कि मैं वात मेरा ज़्यादा है या पित्त ज़्यादा है या कफ है, कफ नाड़ी का हूँ मैं। हाँ। तो कोई ऐसा बेसिक सॉल्यूशन कफ के लिए बात करते हैं। एक तो मैंने बोला आलसी नाड़ी है, तो उनको पहले तो जगह से उठा लो, है ना। जगह से उठा लो जगह से उठा लो जगत से उठा लो जगह से उठा लो। ओके आप मेरी डिग्री ले लोगे उनको जगह से उठा लो। अगर आपका बेटा बेटी, आपके जो छोटे बच्चे अगर कफ, क्योंकि वही कफ नाड़ी से ज़्यादा विकृत है आज के ज़माने में, वो उठ नहीं रहे हैं, एक जगह बैठे टीवी का रिमोट या फ़ोन लेके बैठे हुए हैं, तो उनको बोलो बेटा पानी ला दो, जगह से उठाओ। हर चीज़ के लिए जगह से उठाओ उनको। आप उनको उठाओगे तो कफ के ऊपर उनका थोड़ा कंट्रोल कम हो, मतलब कफ उसको कंट्रोल कर रहा है ना, अब ये कफ को कंट्रोल करेगा, है ना। तो उसको उठाया, फिर वो उठेगा, एक चीज़ से फोकस निकाल लेगा, टीवी से हो गया, फ़ोन से हो गया, पढ़ रहा है एक ही जगह पे, उठाओ पानी लेके आओ, जाओ मम्मी को पूछ के आओ क्या करना है। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें बच्चों को बताओ। या फिर हम लोग भी अगर होते हैं तो अगर सपोज मेरी बहन है कफज नाड़ी की, अब वो आलसी है, अब मुझको उसका जाना प्लीज़ पानी ला। अब वो बड़ी बहन है तो क्यों सुनेगी, छोटी है तो सुन भी ले, है ना। या फिर अगर मेरा पति ही अगर कफज नाड़ी का, वो क्यों सुनेगा। आपकी वाइफ ही अगर कफज नाड़ी की तो वो क्यों सुनेगी, बोले जाना यार तू ले लेना, क्या है उसमें। लेकिन फिर उनको ना उनके फायदे की चीज़ें बताना शुरू करो, है ना, कि जब तुम पानी पी लो, बहुत देर से पानी नहीं पिया, तो वो उठ के जाएंगे। तो हमें उनको उठाना है जगह से, हर छोटी चीज़। चलो हम लोग, मैं तुम्हारे साथ वॉकिंग करने आता हूँ, लेकिन चल वॉकिंग करके आते हैं। पीसीओडी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वॉक करो। थायराइड है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉक करो। डायबिटीज़ है, ये तीनों भी डिसीज़ ये कफज नाड़ी के डिसीज़ है। अगर ये है तो आपको 100% वॉक करवाना है वो बंदी को जो भी है। ठीक है। पित्तज है, पित्त बहुत एग्रेसिव नाड़ी रहती है सर। पित्त ज़्यादा रहना अच्छा ही नहीं है विकृत अवस्था में। तो हमें टाइम पे खाना है, चाय कॉफ़ी रिड्यूस करनी है, एकदम सिंपल। कोल्ड ड्रिंक पूरी तरीके से बंद कर देने हैं। अगर आप ड्रिंक लेते हो या नॉनवेज खाते हो, नॉनवेज भी नहीं, मैं तो मतलब सपोर्ट ही नहीं करती नॉनवेज को, लेकिन लेते हो तो डिटॉक्स करो बॉडी को, तब आपका पित्त शांत होगा। पित्त को डिटॉक्स, पित्त के और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जिनको भी पित्त है ना उनको बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम आते हैं, ईचिंग, जिसका एक्जिमा नहीं जा रहा है, जिनको बहुत ज़्यादा ईचिंग के प्रॉब्लम्स है ना, उन्होंने पहले आपके पित्त को शांत करना चाहिए। हम लोग सिर्फ स्किन के ऊपर दवाई खाते हैं, बट अगर हमने पित्त के ऊपर काम किया ना, आपका स्किन का प्रॉब्लम चला जाएगा। इतने सारे पेशेंट है ना, खांसी के लिए भी आते हैं, कफ है, तो बहुत लोगों को कफ जो है वो वात के कारण होता है ना, वात प्रकोपित है। अब शायद आप नहीं समझ पाओगे, बट सब आयुर्वेदिक डॉक्टर समझ पाएंगे इस चीज़ को कि वात के कारण आपको कफ हुआ है, कफ विकृति नहीं है, वात की वजह से हुआ है, वात की वजह से। तो हम वो पेशेंट को कफ सिरप नहीं देते हैं, वात के सोल्यूशन देते हैं, हम उनको लैक्सेटिव देते हैं। ओके। मतलब मल साफ होने की, मतलब संडास साफ होने की दवाई देते हैं, तो उनका कफ रुक जाता है पूरी तरीके से। सोचो क्या कनेक्शन है ना। बट ये सब लिखा हुआ है, वही हम लोग अप्लाई कर रहे हैं अच्छे से, और अब और अच्छी मेडिसिन आ गई, बाकी कुछ और नहीं। अगर कोई भी
अब एक्सपर्ट से बात नहीं कर रहे तो वो ये सब चीजें तो कर ही नहीं पाएगा, नहीं है ना? नहीं कर पाएगा। वो तो कफ के लिए दवाई देगा ना, खांसी आ रही है ये सिरप, वो कंपनी का सिरप, वो कंपनी का सिरप, वहीं पे जंपिंग करते रहेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको बहुत कफ रहता है लेकिन उनका कफ ही ठीक नहीं होता। मेरे पास ऐसे पेशेंट है जिनको 15-15, 20-20 साल से ये बोला गया कि अस्थमा है। मैंने नाड़ी देखी, सिर्फ वात और पित्त को शांत किया, कफ अपने आप नॉर्मल। कोई ज़रूरत, मतलब गूगल पे रिव्यू भी अगर आप अच्छे से पढ़ोगे ना तो अच्छे अच्छे IITians है जिन्होंने मुझको वो रिव्यू दिए कि वो 15-15 साल से ले रहे हैं अस्थमा की दवाई। My God. और मैंने सिर्फ वात और पित्त उनका शांत कर दिया, कफ नॉर्मल हो गया, कफ के ऊपर काम ही नहीं करना पड़ा। तो बहुत बार ना रूट कॉज देखना, बहुत बार मतलब हर वक्त रूट कॉज देखना बहुत जरूरी, किस कारण हुआ है ना। मैं लेट हुई, मैं किस कारण हुई, मेरी फ्लाइट लेट आई, मैं कभी गप्पे करते बैठी, या मैं ट्रैफिक में अटक गई। रीजन तो इम्पोर्टेंट है ना सर। हम लेट आए तो बस लेट फी लगा दे, लेट फी तो कभी भी लगेगी, उसका रीजन ढूंढना जरूरी कि नेक्स्ट टाइम ऐसी चीजें ना हो। तो कफ में जो होता है ना वो बेसिक चीज होती है कि पित्त के कारण या वात के कारण या सिर्फ कफ ही विकृत है। वात से अगर कोई भी हो, जिनको वात है उनको कार्डियक प्रॉब्लम आएंगे, डिप्रेशन आएगा। जिनका वात विकृत है उन लोगों की बात करी, उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, वो सो नहीं पाते, बहुत विचार। अभी बोलेंगे चलो मूवी देखने जाते, फिर 5 मिनट बोलेंगे जान देना यार आज सो जाते, फिर से बोलेंगे कि शॉपिंग करके आते क्या 5 मिनट में, चलती क्या, तैयार होती क्या। तो दिस इज अ थिंग, एक पल में 10 सोच जिनको होती है वो होता है वातज। अगर वात विकृति है तो सबसे पहले आपको सोना है अच्छे से। हम अच्छे से सो ही नहीं पा रहे हैं, शिरोधारा लो, नस लो, कहीं पे भी लो, बट लो और माइंड को पहले रिलैक्स करो। स्नेहन बहुत ज़रूरी है। रोज़ 1 चम्मच अगर गर्म पानी में, आधा कप गर्म पानी ले लो, 1 चम्मच घी डाल के सुबह पी लो, आपका वात शांत होने लगेगा। उसके साथ ही कॉन्स्टिपेशन है, अगर वात वालों को कॉन्स्टिपेशन होता ही होता है, मतलब 99% नहीं 100% होता है, तो उन्होंने सुबह उठने के बाद और रात को सोने के पहले गर्म पानी पीना ही पीना चाहिए। अजवाइन बहुत अच्छी है, अगर हो सकता है तो थोड़ा सा अजवाइन डाल दे पानी में और फिर पी ले। या दूसरी चीज़ कर सकते हैं, सुबह में उठते बराबर आप एक पानी में, गुनगुने पानी में, गर्म पानी नहीं करना है आपको, आधा चम्मच त्रिफला का पाउडर डाल दो, कहीं पे भी मिलता है त्रिफला। रात जैसे हो जाएगी, आपको सोना है तो त्रिफला का पानी पी के आप सो जाओ, सबसे अच्छा तुरंत वात को सप्रेस करेगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है वात वाली नाड़ी को। तो ऐसे 3 नाड़ी हम लोग सेटल कर सकते हैं घर में, और उसके अच्छे रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलेंगे। अमेजिंग। मुझे ना एक तो आपने शिरोधारा बताया, ये क्या है? शिरोधारा, यस, शिरोधारा इज अ धारा जो आप सर के ऊपर से डालते हो 45 मिनट्स के लिए। ऑयल जो गिरता है, ऑयल। तो उसमें क्या होता है ना सर, ऑयल होता है, क्वाथ होता है, मतलब औषधि द्रव्यों का काढ़ा होता है, क्षीर होता है, क्षीर इज अ दूध, और चौथा होता है तक्र। जो बहुत ज़्यादा हाइपर पित्त वाले लोग होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इचिंग, खुजली होते हैं, उनको हम लोग तक्र धारा देते हैं। तक्र मतलब छाछ की देते हैं, वो ठंडी होती है। कफज नाड़ी के व्यक्तियों को हम लोग देते हैं क्षीर धारा, जो दूध की बनी होती है। जिनको थायराइड है, PCOD है, उनको क्षीर धारा दी जाती है। जिनको कंसेप्शन के लिए जाना है उनको भी क्षीर धारा ठीक है। और सबसे बेस्ट होती है ऑयल की, वो हर इंसान हर वक्त ले सकता है, उसको कोई कनेक्शन नहीं होता। 8 साल के ऊपर बच्चों को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनसे हार्मोन भी सेटल रहते हैं। हार्मोन सेटल रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाते हैं, है ना। तो ऑयल की शिरोधारा 8 साल के ऊपर हम लोग बच्चों को शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसके छोटा बच्चा सो नहीं पाता इतना देर। लेकिन उनको 45 मिनट नहीं दी जाती, उनको 20, 25 मिनट, 30 मिनट, डिपेंड अपॉन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। इसको 5-5 मिनट से बढ़ाना पड़ता है और 5-5 मिनट से रिड्यूस करना पड़ता है 7 दिन में। इसी उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होती है। लेकिन फोकस, कंसंट्रेशन बच्चों का इतना सुंदर बढ़ता है, उसके साथ ही उनको कोई भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होती। जो भी बच्चों को आ रहे हैं, PCOD का है, एक्सेस ब्लीडिंग हो रहा है, बच्चों को पीरियड ही नहीं आ रहे, बहुत जल्दी आ रहे, या मेल में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है छोटे छोटे बच्चों में, तो ये सब चीज़ें ना रिड्यूस होती जाती है। और आगे जाके भी उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा सर, आने वाली पीढ़ी में, जो अपनी पीढ़ी आ रही है ना, इनफर्टिलिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो आज से हम लोग बच्चों को तैयार करें तो उनको शायद उनका बच्चा 25-30 लाख में नहीं पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ कॉस्ट तो बढ़ रही है ना। आज IVF करने जाओगे तो 2-2.5 लाख का खर्चा आता है।
उनके टाइम में कितना आएगा, करेक्ट है ना? तो बेटर है कि हम उनको ना अगर देना है कुछ गिफ्ट ना तो हेल्थ दे। और बहुत लोगों को तो आईवीएफ के बाद भी सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। अरे नहीं सर, कितने साइकिल फेल हो रहे हैं, इतने हार्मोन खाने के बाद आप उसको डिटॉक्स भी नहीं कर रहे हैं। हाँ। ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो बोलूँ आईवीएफ हुए हैं नहीं हुए हैं, मतलब सक्सेस हुए नहीं हुए, जो भी है आपने आईवीएफ ले लिया, आईयूआई ले लिया, अगर आपको इंजेक्टेबल हार्मोन लेने पड़े या ओरल हार्मोन भी आपने खाए, प्लीज डिटॉक्स योर बॉडी। वो उन्होंने तो कंपलसरी है वो करना, हम लोग तो करना ही चाहिए क्योंकि हम लोगों की डाइट प्रॉपर नहीं है, हम लोग सोते प्रॉपर नहीं है, हम लोग बहुत एक्सर्शन कर रहे हैं, हमें तो करना ही है। बट इसके अलावा भी बहुत सारी दवाइयाँ आप लोग खा रहे हो, बहुत सारे हार्मोन का इंटेक कर रहे हो, प्लीज़ डिटॉक्स योर बॉडी। बॉडी से सिर्फ निकाल रहे हो, आप कुछ दो ना उसको। आयुर्वेद इज़ फॉर द गिविंग, है ना? मैं आपको दे रही हूँ, दिस इज़ अ नॉलेज, आपकी किसी भी काम में आए, किसी भी काम में आए। मैंने बोला कि ऑयल एप्लीकेशन, चलो रात में आप हर रोज़ नारियल का तेल अप्लाई करके सो रहे हो, अरे अप्लाई तो करो। हम लोग क्या कर रहे हैं सर, मॉडर्न टेक्निक यूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं, है ना? एवोकाडो कितना क्रेज, मतलब एक दिन हम लोग गए एक कोई सिटी में गए, मेरी बेटी थी, मम्मा एवोकाडो, मतलब लारिशा टेस्ट के लिए खा ले बेटा, जो कोकोनट में है ना वही तुमको एवोकाडो में मिलेगा। न्यूट्रिशियस वाइज वो अपना अच्छा है क्योंकि वो हमें सूट कर रहा है। Correct. क्या होता है ना सर, वॉट एवर वी आर ईटिंग, जैसे मैंने अभी पिज़्ज़ा की बात किया, क्यों, मतलब जनरली लोग पिज़्ज़ा बर्गर यही बुला लेते हैं, हमें वो नहीं पचता, क्योंकि आयुर्वेद ने क्या बोला है कि जो आपका खाना है, मतलब जो आहार है, वो आपका, आप कहाँ पे हो, आप दिल्ली में हो, आप नागपुर में हो, आप मुंबई में हो या साउथ में हो, उसके हिसाब से खाना रहना चाहिए। दूसरा, आपके जो मम्मी पापा हैं, एंसिस्टर, मतलब दादा दादी जो खाते आए हुए, उसको आप फॉलो करो क्योंकि आपके जीन्स उसके लिए तैयार है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ऋतुचर्या, मतलब जो ऋतु है उसके हिसाब से खाना खाओ। करेक्ट, हाँ। आप ये सब छोड़ के कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स आएंगे, है ना? अभी आप अगर साउथ में गए ना, वहाँ पे पूरा फूड अलग है। मैं महाराष्ट्र में, दिल्ली में आई हूँ महाराष्ट्र से, यहाँ पे पूरा फूड अलग है ना? तो मैं सोचूंगी कि मेरे टाइप का क्या मिलेगा तो मुझको बचेगा। अगर मैंने आपके टाइप का खा लिया तो आजकल बीमारी होगी क्या? नहीं होगी, बट मुझको पचने में थोड़ा भारी जाएगा क्योंकि मेरे पेट को आदत नहीं है ना? शायद टोफू आपके लिए बहुत कॉमन है, हमारे लिए थोड़ा अनकॉमन है ना? तो इम्पॉर्टेंट है कि आप किस जगह पे हो, आप क्या खाते आ रहे हो और आपको क्या सूट कर रहा है और कौन सा ऋतु चल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से टाइम पे खाना खा रहे हो वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपका खाने का टाइम चला जाता है फिर भी भूखे बैठे हो, क्या ही मतलब है इतना कमाने का। बहुत सारे लोग ऐसे लंच स्किप करते हैं, काम था, क्यों काम किस लिए कर रहे हैं? आज अपने घर की एक बाई भी सिर्फ 2 टाइम के खाने के लिए काम कर रही है सर, और हम लोग भी उसी लिए कर रहे हैं। उनका पेट भी इतना ही है और अपना भी इतना ही है, फिर भी हमें करना है। करो मस्त, मज़ा भी आता है काम करने, मुझको तो आता है, मैं बहुत काम करती हूँ, मुझको बहुत अच्छा लगता है। पर जब पेट का सवाल आता है ना तो उसको टाइम दो, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग टाइम पे सोते नहीं हैं। अगर हमने टाइम पे सोना शुरू कर दिया ना, आधे प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाते हैं। टाइम पे सोना है, टाइम पे खाना है, टाइम पे उठना है, ये 3 चीज़ें शुरू कर दो, इनफ है। मैम, जैसे आपने अभी फ्रूट्स के बारे में बताया, और इस बुक में बहुत ज़्यादा हरी सब्जियों के बारे में, हरी पत्तों वाली सब्जियों के बारे में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के बारे में बहुत बात की गई है। तो ये दोनों चीज़ें आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल हैं, बट आज के वक्त में जब मैं देखता हूँ, लोग फ्रूट्स की जगह जूसेस प्रेफर करते हैं या सप्लीमेंट्स प्रेफर करते हैं, और हरी सब्जियों की जगह पीपल गेट इनटू नॉन वेजिटेरियन, जो हाई प्रोटीन डाइट्स होंगी वो उसकी तरफ जाते हैं। तो ये क्या ये सही डायरेक्शन है, या क्या हम 100% इन चीज़ों पर रिलाय कर सकते हैं? सबसे पहले ना मैं फ्रूट्स के बारे में बोलूँगी। हाँ। आप अगर कोई भी चीज़ का मॉलिक्यूल तोड़ोगे, हाँ। तो उसका जो न्यूट्रिशियस इफेक्ट है वो आपको नहीं मिलेगा। ओके। है ना? बहुत सारे लोग ना एप्पल भी काट के नहीं खाते, डायरेक्ट खाते हैं, है ना? तो आपको क्या करना है, जितने कम पीसेस कर सके उतने कम पीसेस में चीज़ें खानी है फ्रूट्स की। ये भी है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये तो मुझे नहीं पता था। हाँ, तो आपको जामुन खा रहे हो, उसके ऊपर नमक लगा के खा रहे लोग। हाँ। तेल कितना लगा हुआ रहता है वो चमकाने के लिए, है ना? तो जो नेचुरल है, मिला तोड़ा खाया। हम लोग क्या करते, काट रहे हैं उसको,
और स्पाइस छोटे 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 टुकड़े कर रहे हैं। फ्रूट कस्टर्ड कितना चल रहा है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड फूड, नॉट अलाउड। आपको ये खाना है, ऑरेंजेस खाना है, छीलो खा लो। अब तो पूरे इसके साथ भी खा सकते हो, कवर के साथ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बीज निकाल के फेंक दो मुंह से, है ना। वो मतलब अच्छा आपका पेट अच्छे से साफ करेगा। लेमन को कट करना है, 2 पीसेस में कट कर लिया, बहुत हो गया 4 पीसेस, उससे छोटा मत करो। अब जितने कट किया और खा लिया, ऐसी चीज़ें करो। हम लोग फ्रूट्स कट करके टिफ़िन में भेजते बच्चों के, गलत बात। फ्रूट्स तभी कट करो तभी खाओ। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोगों ने आहार में इसको इंक्लूड ही नहीं किया, क्योंकि हमारे लिए आहार तो ये ना डब्बे में आपने बिस्किट्स भेज दिए लंच के टाइम पे बच्चे बिस्किट खा रहे हैं, तो है ना पेट खराब हो जाएगा। फिर आप ब्लेम किसको करोगे कि मौसम अच्छा नहीं है, पानी के कारण पेट खराब हुआ, लेकिन हम बच्चों को दे क्या रहे हैं, और हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे हेल्दी रहें, है ना। तो बच्चों को हमने फ्रूट देना है, काट के नहीं रखना है। अगर बनाना देना है आपको, बनाना दे दो, वो वहाँ पे निकाल के खाएगा। एप्पल देना है तो एप्पल दे दो, उसको सिखाओ डायरेक्ट एप्पल खाना है। आपके मसूड़े भी मजबूत होते हैं ना, हाँ बहुत जरूरी है, हाँ बहुत जरूरी है। कितने डेंटिस्ट, कितने प्रॉब्लम्स है आज के टाइम में, बहुत ज्यादा। मैंने रिसेंटली सुना है इसके बारे में कि अब तो रॉ फ्रूट्स खाते ही नहीं तो दांत ही मजबूत नहीं है। नहीं, क्योंकि खा ही नहीं सकते। गन्ना खाते थे हम लोग, आज के बच्चों को देख के देखो, हम लोगों ने आदत छोड़ दी है। गलती तो हमारी है, ये जनरेशन आने वाली जनरेशन को बिगाड़ रही है, सिंपल सी बात है ना। तो गन्ना खाने को दो, बहुत अच्छा है, कम से कम च्यू तो करने दो। हम वो भी नहीं दे रहे बच्चों को, है ना। गन्ना पता ही नहीं है, गन्ने का जूस पता है। तो मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि जूस प्रीफर करना चाहिए। अगर जूस आपको देना है बच्चों को, तो अभी तो देखो ना एडवांस टेक्निक भी आ गई है। मतलब पहले जूसर आता था जिसमें पूरे क्रश होके स्क्वीज़ होके निकालते थे, अब तो वो भी बताएगा जब आप लेने जाओगे तो इसमें स्क्वीज़ नहीं होते। अब सबको पता है कि वो ज़्यादा स्क्वीज़ हुए तो उसके पूरे मॉलिक्यूल ख़त्म हो जा रहे हैं, उनका न्यूट्रिएंट्स जो इफेक्ट है वो हमें नहीं मिल रहा। तो अगर जूस पीना है तो घर पे फ्रेश निकाल के, जैसे लेमन का लेना है, निचोड़ा पिया। अगर आपको मौसम्बी का लेना है, निचोड़ा पिया, लेकिन उसमें शुगर, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होने चाहिए। ऐसे जूस पूरे, जूस इज अ जूस, जो निचोड़ा और पिया। एप्पल का जूस ऐसा नहीं निकल सकता, अनार का जूस बहुत अच्छा है, रास्पबेरी है वो हमारी, इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स ही में। दाढ़ी मावले हाँ बहुत अच्छा काम करता है सर पेट के ऊपर। आपका बेस्ट एंटासिड वो है अनार, पोमोग्रेनेट जिसको हम लोग बोलते हैं, बेस्ट एंटासिड। कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बच्चों को हमेशा एसिडिटी हो रही है, रोज़ इतना इतना अनार दे दो, उसके दाने दे सकते हो आप, वो काट लिए उसके दाने दे सकते हो। उसका जो छिलका है ना सर, वो एंटी एजिंग का काम करता है। देखो टॉपिक भी नहीं है हमारा, बट बता रही हूँ, एंटी एजिंग का मतलब बच्चों से सीधा एंटी एजिंग। उसका जो छिलका है, आयुर्वेद में बोला गया, वो एंटी एजिंग का काम करता है। उसका चूर्ण बना लो छिलके का, और एज अ पैक लगा लो उसको। इट्स वेरी गुड फॉर योर स्किन। कोई केमिकल नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप उसको सुखाओगे, उसका चूर्ण बनाओगे, पेस्ट करोगे, दूध के साथ मिक्स करके लगा लो, बहुत अच्छा एंटी एजिंग इफेक्ट देता है। और जो पोमोग्रेनेट है वो आपके पेट के ऊपर काम करता है, लीवर के ऊपर काम करता है, एंटासिड है वो। दाढ़ी मावले मिलता है मार्केट में, उसी से बनता है वो। ओके रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। तो हमें जूसेस नहीं देना है, बाहर के तो बिल्कुल मत दो। इमरजेंसी है, लैंड अप हुए हैं, कहीं पे कुछ खाने को मिल नहीं रहा है, तो बेटर है जूस ले लो, दे दो। बट तब जब इमरजेंसी है तब प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें यूज़ करो, अदरवाइज प्लीज़ डोंट यूज़ इट। ज़रूरत नहीं पड़ती है सर, अगर प्रॉपरली हम लोग प्लान करें तो। दूसरी इंपॉर्टेंस आपने पूछा कि जो अभी न्यूट्रास्यूटिकल कंपनीज़ है, तो आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ। कैंसर के लिए हल्दी, उसमें करक्यूमिन होता है एक, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। कैंसर पेशेंट को आजकल उसकी टैबलेट्स मिल रही है, वो देते हैं काफ़ी। लेकिन आयुर्वेद में कैंसर को अर्बुद बोला गया है। अर्बुद इज़ अ डिसीज़ फॉर द कैंसर, नेम है वो, कैंसर को पैरेलल नेम है अर्बुद। उसके लिए उसने ना होल हल्दी खाने को बोला है। अब करक्यूमिन में क्या कर रहे हैं ना कि केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं, फिर करक्यूमिन निकाल रहे हैं। तो अगर आप होल हल्दी खाओगे, अगर जैसे मैंने बोला पिंच ऑफ हल्दी डाल के आपने पी लेना है पानी को, तो वो करक्यूमिन से जो भी साइड इफेक्ट होगा, ब्लोटिंग होगी, उसका एंटी साइड इफेक्ट वाला जो इंग्रेडिएंट्स है वो हल्दी में है ना। आप उसको ब्रेक क्यों कर रहे हो? डायरेक्ट खा लो, इतनी सी लेना है, पानी में घोलना है, कच्ची हल्दी है क्या या कच्ची हल्दी? कच्ची हल्दी मतलब जो प्लांट से निकलती है ना, हाँ। मतलब नीचे से जमीन से जो निकालते हैं। और एक दारू हल्दी भी होती है आयुर्वेद में। एक हल्दी के काफ़ी प्रकार है, 2-3 प्रकार है।
दारू हल्दी हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, इसके लिए ये वाली हल्दी है। एक समुद्र फेन का भी पत्ता होता है, मैंने उसका वीडियोज़ भी बनाया है मेरे चैनल पे, तो वो भी एंटी कैंसर ड्रग है, बहुत अच्छा है। उसके पत्ते भी उबाल के पीना या फिर जूस निकाल के पीना शुरू कर दिया। लेकिन जूस कैसा होना चाहिए सर? मैंने जो बताया, स्क्वीज़ किया, पत्तों को भी तोड़ा निचोड़ा पिया, नहीं तो चिबा लो, नहीं तो उबाल के पानी में पी लो, तो वो भी बहुत अच्छा है एंटी कैंसर। पहले से इसके बारे में लिखा हुआ है, अब हम लोग फॉलो नहीं कर रहे, इसलिए हम लोग अभी कीमोथेरेपी और ये सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले से केयर ले लो, कुछ नहीं होगा। अगर आपके बॉडी में वो टेंडेंसी है कि वो कैंसरियस सेल बना रही है, तो बेसिक आंवला का जूस पीना शुरू कर। आंवला का जूस अगेन वो मिल रहा है, आंवला का जूस लाए पिए, ऐसे मत करो। मस्त आंवला ले लो, कैंडी ले लो, खाओ, उससे भी काफ़ी इफेक्ट होता है। जूस पीना प्रिजर्वेटिव डाल के पीने से और आप डिसीज़ को इन्वाइट कर रहे हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, तो कोई भी ऐसी फार्मास्यूटिकल्स या न्यूट्रास्यूटिकल्स कंपनी है जो आपको एक सिंगल ड्रग थेरेपी दे रही है, जैसे मैंने करक्यूमिन की बात की, अच्छा है, बुरा नहीं है, एक लिमिट के बाद उसका एब्जॉर्प्शन बॉडी में ख़त्म हो जाता है। ओके। ग्लूकोसामाइन है, खड़क से मिलता है, खड़क मतलब पत्थर से मिलता है। अभी एक नया ग्लूकोसामाइन है जो हम केमिकली प्रिपेयर करते हैं, है ना। खड़क से मतलब दगड़ से मिलने वाला ग्लूकोसामाइन अच्छा ही है अपने लिए, क्योंकि वो नेचुरल सोर्स से मिल रहा है। बट अगर वो न्यूट्रास्यूटिकल कंपनी बना रही है और एज अ फूड सप्लीमेंट दे रही है, तो एक लिमिट के बाद उसका इफेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सैचुरेशन है। दिस इज अ न्यूट्रिशन। एक लिमिट तक बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन बंद हो जाता है उसका। इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करती, तो उसके पीछे भागना भी नहीं चाहिए। उससे अच्छा एकल द्रव्य चिकित्सा आयुर्वेद में बोली गई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एकल द्रव्य चिकित्सा मतलब क्या? सिंगल ड्रग थेरेपी, लेकिन जो जैसा ड्रग है उसको पूरा के पूरा। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द हल्दी, पूरे हल्दी की एक टैबलेट मिलेगी आपको, यू हैव इट। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द अश्वगंधा, आपको अश्वगंधा की पूरी टैबलेट मिलेगी, यू हैव इट। हम अगर बात करें शतावरी की, नीम की, उसका कोई एक सिंगल एक्सट्रैक्ट निकाल के आपको नहीं दिया जाएगा, दिस इज अ होल टैबलेट। तो उसमें क्या होता है, आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। और उससे जो भी जैसे होता है, सिर्फ करक्यूमिन खा ली तो गैसेस बढ़ सकते हैं या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हल्दी खाओ तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कभी, क्योंकि वो एक्सट्रैक्टेड ना केमिकल फॉर्म से रिएक्ट करके निकाला गया चीज़ दे रहे हैं। उससे अच्छा आप हल्दी खाना शुरू कर दो। अगर कैंसर पेशेंट घर पे है तो उसको दे दो, या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट, हम खुद भी खा लें, कैंसर की जगह जरूरत है सर, हम खुद की भी इम्यूनिटी अच्छी रख सकते हैं ना, तो वी कैन स्टार्ट दैट हल्दी का वाटर, जाए ही नहीं, है ना, तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। तो सिंगल ड्रग थेरेपी मतलब एकल द्रव्य चिकित्सा बोला गया है, दैट इज अ होल प्लांट थेरेपी। होल प्लांट, तुलसी का आ गया होल तुलसी की टैबलेट, अगर आंवले की टैबलेट आ गई तो होल आंवले की टैबलेट, उसमें कोई एक्सट्रैक्शन नहीं होता, दैट इज एकल द्रव्य चिकित्सा। वो भी बताई गई है अच्छे से, क्लियरली मेंशन है किस किस को हमें एकल द्रव्य चिकित्सा देनी है। बट ये भी ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता होगा ना, कहाँ प्योर मिलता होगा? ब्रांड टू ब्रांड वैरी करता ही है सर, लेकिन अभी ना आयुर्वेद में बहुत अच्छे सर्टिफिकेशंस आ गए हैं, तो यू कैन ट्रस्ट द ब्रांड्स वॉट एवर इज अवेलेबल। लेकिन ट्रस्ट करके ही लो, देख के लो। हाँ, हर चीज़ दे, 2 रुपए का धनिया भी देख के खरीदते हैं सर, दवाई के लिए, डॉक्टर के लिए तो और देखना चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली इट इज़ अवेलेबल, तो अच्छा ब्रांड देख के ले लो तो रिजल्ट अच्छा आता है, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करके ले लो। डॉक्टर जवाबदारी ले लेता है हर चीज़ की, आपको डरने की बात नहीं होती है। ऐसे इसी में एक और मेरा सवाल है, जब आप फ्रूट्स के बारे में इतनी सारी बातें बताई आपने, जैसे मान लेते हैं सीजनल फूड तो कहते हैं हमेशा खाने चाहिए, लेकिन सीजनल फूड के साथ साथ आज के टाइम में वही केमिकल इतने ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं लोग, तो कोई तरीका है मतलब कि हम फ्रूट्स को भी डिटॉक्स करके खा सकें? ऐसा कोई तरीका होता होगा? ऐसे तो बोला जाता है कि एसिडिक वाटर में अगर फ्रूट को धुला जाए तो उसका बोर निकल जाता है, बहुत हद तक नहीं निकलता होगा बट एक हद तक निकलता होगा। अच्छा, नमक वगैरह डाल के, नमक डाल के, जैसे पानी, हाँ। पानी में नमक डालना है आपको। अच्छा, ओके। पानी में नींबू डालना है, पहले उससे धो लेना है, 5 मिनट रख के उसको धो लेना है, ओके। फिर सादे पानी से भी धोना है, अच्छा, नॉर्मल वाटर से, फिल्टर वाटर से। लेकिन उससे अगर मैं बोलूँ कि आपका सब जो केमिकल है वो निकल जाएगा तो वो फॉल्स होगा, मेरा प्रॉमिस या बोलना। बेटर है कि ऑर्गेनिक फूड्स को ढूंढो, वहाँ से ऑर्डर करो, मिल जाता है सब कुछ। आज तो ढूंढने से भगवान ही मिल रहे हैं, आजकल तो बहुत ऑप्शन है ना, तो बहुत ऑप्शन है। एक प्राइस का है, और पैसे क्यों कमा रहे सर? सही बात है, करेक्ट। जमा थोड़ी करने अपने को, यहाँ पे आए कम खाओ अच्छा खाओ, कम खाओ अच्छा खाओ ना, और न्यूट्रिशियस खाओ। बहुत कचरा क्यों खाना है, थोड़ा थोड़ा खाओ। पानी पूरी पीनी तो अच्छी जगह की खाते हैं, है ना।
करेक्ट। और हरी सब्जियां जो है, हाँ, ये मतलब हरी सब्जियों में जिस तरह से पहले कहा था कि सब कुछ आपको मिल जाता है हरी सब्जियों से, तो आज भी उतने ही रिलेवेंट है या? अब तो हर चीज़ से कुछ भी मिलने के चांसेस, मतलब जो चाहिए वो नहीं मिलता है, लेकिन ना से बेटर है खा लो, है ना, क्योंकि उससे 100% मिलेगा। बोला गया है स्पिनच मतलब पालक में विटामिन ए है, मतलब है ही। बोला गया आपको विटामिन B12 आपका अगर कम है तो आपने अगर बीट जूस पी लिया तो कवर हो जाएगा, कवर ही होता है, 100% कवर होता है। केमिकल भी, मतलब अगर मैं आयरन की गोली दूँ, वो खाने से बेटर है बीट खा लो, उसमें उसके कंपेरेटिव केमिकल कम होंगे, क्योंकि उसको तब दिया गया है, वो केमिकल के साथ बढ़ता नहीं है, बट उसको तब दिया गया है ना। ये तो आप रेडीमेड खा रहे हो, तो बेटर है कि आप बीट जूस प्रीफर करो, आप पालक का जूस प्रीफर करो, पालक की सब्जी प्रीफर करो, कोई भी ग्रीन वेजिटेबल्स आपको मतलब यूज़ करनी है खाने में। तो पहले के ज़माने में याद है क्या बोलते थे, काट के मत धो, काट के मत धो। हाँ 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 हाँ, वो फॉर्मूला फॉलो करो। आज सब्जी आ गई, उसको अच्छे से तोड़ लो। तोड़ना और काटने में बहुत फ़र्क है ना। जैसे उसके रूट्स अलग निकाल लिए, फिर पत्तों को धो लिया, रात भर सुखा दो, नेक्स्ट डे यूज सब्जी बना लो। सुखाना मतलब ड्राई करना भी नहीं होता। सर एक हमारे महाराष्ट्र में लेडी है, उसने मतलब ये रातों रात तो नहीं हुआ, उसने भी मेहनत किया उसके ऊपर, और फिर करी लीव्स, पता है आपको, है ना, हमारे मराठी में गोडनिंबा बोलते हो उसको। करी लीव्स के पत्तियों का इतना बड़ा बिजनेस करती है वो, सिर्फ ड्राई करके एक्सपोर्ट करती है सर। गांव की फीमेल है, उसने थोड़ा थोड़ा करके वो शुरू किया, करी लीव्स बट ओरिजिनल देती हैं, तो रिजल्ट अच्छा आते हैं। करी लीव्स इज़ वेरी गुड फॉर योर हेयर, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन। सब्जियों में उसका स्वाद तो अलग ही देता है, वो तो बीट नहीं कर सकते, वो बीट ही नहीं कर, करी लीव्स के हर चीज़ में डाल दो। लेकिन उसके अलावा उसके मेडिसिनल इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है, तो वो सिर्फ ओरिजिनल करी लीव्स पे पैसा कमा रही है। क्या ही तो है बिजनेस, बट हमको ओरिजिनल मिलता है, एक्सपोर्ट होते हैं पूरे प्रोडक्ट्स उसके, सिर्फ करी लीव्स। उसके अलावा उसके पीछे उसके आगे कुछ भी नहीं है। उसको ड्राई करती है, मशीन ले लिए, ड्रायर में डाल दिया, ड्राई करिए, आए, पैक किए और बेचा। तो सिर्फ करी लीव्स इतना इंपॉर्टेंट है, तो बाकी लीव्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एरंड का पत्ता मैंने आपको बोला था, खंडू चक्का एक पत्ता आता है, वेरी गुड। आज मैं आते वक्त मेरे साथ एक महाराष्ट्र के फॉरेस्ट ऑफिसर बैठे थे, तो वी वे डिस्कस, वो भी फॉरेस्ट, वो भी प्लांट, मैं भी प्लांट, हमारा तो डिस्कशन तो मज़ेदार था। तो वो उनके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही। तो उन्होंने बताया मुझको कि एक हेन, एक बहुत एक गढ़चिरोली करके एरिया है, उन पूरे महाराष्ट्र के हेड है ना, तो उनका पूरी जगह पे पूरे फॉरेस्ट पे उनका वो था, मतलब ध्यान रहता है, देखना पड़ता है जो भी है। तो वो हेन को 3-4 चक्कू लग गए थे, इंजरी हो गई थी। तो उन्होंने क्या किया, वो सर बता रहे थे मुझको, उन्होंने क्या किया, खंडू चक्का का पत्ता, एक्चुअली मैंने उनको बोला कि मैं मेडिसिन के प्लांट्स लगाई हुई हूँ, तो आपको कुछ चाहिए तो बताना, या फिर आपके पास होंगे तो मुझको देना, क्योंकि ओरिजिनल फॉरेस्ट में मिलते हैं। दारू हल्दी मना किया गया है, अभी मिलती नहीं है क्योंकि फॉरेस्ट में उगती है। तो मैं बोला पेशेंट को, मेरे पास है वैसे, मैंने भी बहुत जगह से जमा किए सब कुछ। तो वो जो इंजुरी थी उसको लगी हुई चाकू की, उन्होंने बोला कि खंडू चक्का का एक प्लांट का नाम है, उसका पत्ता लगाया वो इंजुरी के ऊपर, और उसके ऊपर मीट लगाया उन्होंने, उसके ऊपर फिर से खंडू चक्का का पत्ता लगाया। देखो बैंडेज कैसे किया। अब ये किसने किया, गढ़चिरौली के किसी बंदे ने, जो किसी गांव में रहता है। अब उसको वो इसको बचाना होगा मुर्गी को, और वो वहाँ से 1.5 घंटे दूर तक लेके आए दवाखाने में, जो वेटरनरी डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ पे आके उन्होंने ओपन किया तो अंदर कोई इंजुरी नहीं थी। बोले 1.5 घंटे में इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दिया, बोले गवर्नमेंट ने। ही इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिसर ना, महाराष्ट्र का पूरा उनके ऊपर होल्ड है। मैं बोला कि ये आज आप बता रहे हो, ये तो मैंने आपको बताना चाहिए कि खंडू चक्का इज़ एंटी। मैंने उनको बोला आपको पता है खंडू चक्का क्या काम करता है, उन्होंने मुझको पूछा, मैंने बोला हाँ एंटी इन्फ्लामेटरी है। उनको वो समझा नहीं, तो एक थोड़ा तो मैंने बोला पेन किलर करके भी यूज़ होता है उसका, नहीं। तो फिर उन्होंने मुझको ये स्टोरी बताई, मैंने बोला इसी को बोलते वो तो इतना इफेक्टिव आयुर्वेद है, बट हम लोग उसके पास नहीं जा रहे। आयुर्वेद क्या है सर, पत्ते झाड़ के इंजुरी पे लगाए, इंजुरी ठीक, या खा लिया बस, या खा लिया। और क्या है, सही बात है। बट एक है मतलब मुझको नहीं पता आप ये सवाल पूछोगे कि नहीं पूछोगे, बट आयुर्वेद ना हर घर में जिंदा है।
हमारी मोदी जी ने एक नारा लगाया था, हर दिन आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद। तो जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ ना, तो बड़े स्मार्टनेस से उन्होंने वो एक्ट किया, क्योंकि आज हर घर में नानी है या हर घर में दादी है, और ये दोनों के कारण क्या है, उनको पता है कि मैंने क्या करना चाहिए, है ना। जैसे मेरे एक रिसेंटली पेशेंट है 78 ईयर्स की, उनको पता है आयुर्वेद का क्या क्या यूज़ करना है। अब मैंने क्या किया, वो मुझको उनको पूरा शेड्यूल लिख के भेजा 78 ईयर्स की नानी ने, कि मैं ये ऐसे ऐसे खाती हूँ, इतना बार इसको उबालती हूँ, इसका ये। तो मैंने बोला 1 मिनट आप सब बंद करो, मैं आपको रेडीमेड भेज रही हूँ, यू जस्ट हैव इट। शी वॉज फैन। 3 महीने में शी वॉज, मतलब आप जिधर भी हो मैं आपको बुला रही हूँ, क्योंकि मुझ में आने की ताकत नहीं है, प्लीज़ आप मेरे लिए आ जाओ। और मैं आपसे मिलने के बाद उनके पास जा रही हूँ। तो दैट मच आयुर्वेद में ताकत है कि वो आपको इतना स्ट्रेंथन देती है और आपको रिजल्ट देती है। आई थिंक जो आपने अभी बताया, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा रिलेवेंट भी है आज के वक्त में। एक और चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि बहुत सारे लोग इस बारे में बात करते हैं कि मिल्क इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। इसका एक्चुअली कारण क्या है? जैसे मैं भी आपको बताता हूँ, जैसे मुझे भी लैक्टोज इंटॉलरेंट जैसा कुछ है, ठीक है, जहाँ अगर मैं मिल्क पीता हूँ या मिल्क प्रोडक्ट खाता हूँ तो गैस्ट्रिक ये सब होता है। और ये मुझे लॉन्गेस्ट पीरियड से था। और जैसे मैंने अपनी डाइट से मिल्क, दही, रायता, जैसे मैं पहले क्या करता था, मैं रायता तो मतलब होना ही एवरी मील। मैं कहीं भी रिश्तेदारी में जाता हूँ, अपने इन लॉज के यहाँ, फैमिली में कहीं पर भी जाऊँगा, तो उनको खाने से कोई मतलब नहीं, उनको बोला रायता होना चाहिए अमित के लिए, बस इतना ज़्यादा था। और मुझे ये रहा हमेशा। लेकिन जैसे मैंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट को मैंने अपनी डाइट से हटाया, मुझे आई केम टू अ गुड वेट ऑल्सो, मेरा वेट बैलेंस हुआ, हेल्थ थोड़ा सा जो मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा चेंजेस लगे। ये एक्चुअली होता क्यों है, और ये क्या सच में मिल्क की वजह से है? एक्चुअली आप जो खा रहे थे या पी रहे थे, दैट वाज नॉट मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, ओके, है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट थे, जिसको हम लोगों ने मैन्युअली बनाया हुआ है। अगर आप ओरिजिनल गाय का दूध पीते हो तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। वो ओरिजिनल शब्द वहाँ पे मिसिंग है। अगर हम दूध जो भी है, सोया मिल्क, सोयाबीन, टोफू, ये इंडिया के बाहर, चाइना की हम लोग बात कर लेते हैं, वहाँ पे बहुत न्यूट्रिशियस फूड है, बहुत ज़्यादा, और वहाँ पे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगे। इसलिए फिर हम लोगों ने लॉन्च किया, इंडिया में लॉन्च हो गया सोया मिल्क, सोया जो भी आते हैं, बड़ी आती है उसकी, या फिर सोयाबीन का ऑयल आता है, हम लोगों ने लॉन्च किया। बट हम लोगों को क्या हुआ, वो नहीं पचा। अगेन क्या हुआ, ऋतु, रीजन और अपने एंसेस्टर क्या खा रहे हैं। आप जो खा रहे हो ना, दैट इज़ अ मिल्क प्रोडक्ट, लेकिन मिल्क वो ओरिजिनल नहीं है। अगर आप ओरिजिनल गिर गाय का दूध पीते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। लेकिन आपको जो मिल रहा है ना, वो अडल्टरेटेड मिल्क मिल रहा है या अडल्टरेटेड मिल्क प्रोडक्ट मिल रहे हैं। मैं बचपन से दूध पी रही हूँ, हमारे घर पे दूध डेयरी थी। हाँ, बहुत सारी गाय थी, भैंस थी, तो मैं बचपन से दूध पी रही हूँ, मुझको कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुए। आज भी मेरे यहाँ पे, अब जो अपना बड़ा सेंटर है वहाँ पे भी मेरे पास गाय है, वहीं से दूध घर पे आता है, मेरे बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुए, वहीं से मिल्क बनता है, वहीं से घी होता है, क्योंकि मुझको वो सब बनाना आता है। और हमारे आयुर्वेद में क्या होता है कि घी जो होता है ना, वो एक तो नॉर्मल घी है जो हम सब खाते हैं, लेकिन ओरिजिनल की बात कर रही हूँ मैं, जो सही में ओरिजिनल होता है, और दूसरा घी होता है जो किसी औषधि द्रव्यों के साथ बनाया जाता है, जैसे त्रिफला घृत, अश्वगंधा घृत, मतलब एक औषधि द्रव्य के साथ वो घी बनाया जाता है ना। पंचतिक्त घृत से हम आँखों का ट्रीटमेंट भी करते हैं। इतना सुंदर है वो घृत। तो बहुत सुंदर रिजल्ट है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट के। बट शर्त ये है कि अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो प्लीज स्टॉप इट, प्लीज स्टॉप इट, डोंट टेक इट। बचपन में जो भी छोटे बच्चे थे, हम लोगों ने तो कभी नहीं खाया, हम लोगों ने दाल और चावल ही खाया जितने भी छोटे थे। तो बीच में ना सेरेलैक बहुत आ गया था। आई डोंट वांट टू टेक एनी कंपनीज ने, बट बहुत खाया बच्चों ने। आज भी अगर हम उनको वो पाउडर वाला मिल्क देते हैं ना, वो बहुत मोटे होते हैं। आप बच्चे देखो जो मम्मी के दूध पे नहीं बढ़ रहे हैं, जो पाउडर वाले दूध पे बढ़ रहे हैं, एज कंपेयर टू जो पाउडर वाला मिल्क का बच्चा होता है, वो ज़्यादा मोटा दिखता है। मैं हेल्दी नहीं बोलूँगी, वो ज़्यादा मोटा दिखता है, क्योंकि आप उनको मिल्क नहीं दे रहे हो, आप उनको मिल्क प्रोडक्ट दे रहे हो। यू अंडरस्टैंड? ओरिजिनल मिल्क नहीं है वो।
वो बनाया हुआ है। करते इतने सारे इसमें मल्टीविटामिन्स ये वो सब पॉसिबल ही नहीं ना सर। आपने जो बनाया हुआ चीजें और जो ओरिजिनल उसमें फर्क तो मिलेगा। अगर आपके पास ऐसे भी कोई दूध आ रहा है, गाय का दूध आ रहा है, तो गाय को सिर्फ अच्छा न्यूट्रिशन देने वाला अगर हो तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा, वो मिल्क का रिजल्ट अच्छा आएगा, उससे बनने वाले प्रोडक्ट का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कभी आपका जो फेवरेट रायता है, हाँ मैं बोलूँगी, अगर आप वो रायता अगर आप फ्रूट्स के साथ खा रहे होंगे तो प्लीज़ मत खाइए, लेकिन अगर रायता अगर खा रहे हो नॉर्मल तो प्लीज़ उसको आप आराम से यू कैन हैव इट, अगर वो ओरिजिनल है तो। उससे वेट नहीं बढ़ता। छाछ जो है वो आपका सबसे अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर काम करने वाला नेचुरल मेडिसिन है। छाछ मेडिसिन है सर, उससे हम लोग शिरोधारा देते हैं, वो मेडिसिन है। क्षीर, दूध से शिरोधारा देते हैं, वो मेडिसिन है, लेकिन ओरिजिनल है, 100% कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप बनाया हुआ या फिर अडल्टरेटेड कुछ खाओगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट होगा ही होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये मैं बोलूँगी कि लिमिट में पी रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिमिट से बाहर जो भी चीज़ करोगे तो प्रॉब्लम होगा, है ना। तो लिमिट में आप दूध पी रहे हो तो अच्छा है पीना, लेकिन अगर ओरिजिनल नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ डोंट हैव इट। वेट ही बढ़ेगा, बाकी कुछ भी नहीं होगा। और दही है, रात को खाओगे तो अभिसंधि आहार है, मतलब वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। दिन में खाओगे तो अमृत है, लेकिन ओरिजिनल होगा तो, है ना। अभी मेरे जो लंच है उसके साथ मुझको छाछ आया, मैंने 2 सिप पिया, इट्स विद माई पर्स ओनली। मैंने देखा ये डुप्लीकेट है। अब क्यों मुझको पता चला? इट्स नॉट बिकॉज आई एम आयुर्वेदिक डॉक्टर, मुझको इसलिए पता चला क्योंकि मेरे मम्मी पापा के यहाँ पे दूध डेयरी थी और मतलब हमारी मोनोपली थी उस टाइम पे, और हम ही बेचते थे, और बहुत बड़ी दूध डेयरी थी हमारे यहाँ पे। तो हर दूध का, मैं दूध वाले को भी बोलती हूँ, मुझको पता चलता पानी कितना डाला है। तो मैं अगर आऊँ तो प्लीज़ पानी डाले हुआ दूध देना ही मत, या अडल्ट्रेटेड दूध देना ही मत। एक सिप से मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या है। लोनी पता होगा, जिसको हम लोग बटर बोलते हैं। हाँ, लोनी घी निकलता है। हाँ, उसे घी निकलता है। वो लोनी भी बहुत अच्छा है सर खाने के लिए, ओरिजिनल मिलता है। तो रोज इतना सा, रोज भी नहीं बोलूंगी, लेकिन 3-4 दिन में का इतना खाओगे तो कोई फैट नहीं बढ़ेगा, और ना ही आपका कभी वेट बढ़ेगा उससे। लेकिन वही अडल्टरेटेड बटर खाओगे ना तो आपका वेट बढ़ेगा। तो आप इसी से कंपेयर कर सकते हो। अब बच्चे को जब लैक्टोज का पाउडर देते हैं, दूध एज अ मिल्क करके, जब मम्मी का मिल्क नहीं निकलता या फिर उसको मना कर देते हैं, तो उसका हेल्थ कितना बढ़ जाता है। और फिर अगर हमारा भी बढ़ता है, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम। तो हमें दूध बंद करना है, ऐसा मैं बिल्कुल माइक पे नहीं बोलूँगी। जिसको ओरिजिनल मिल रहा है, अच्छा मिल्क प्रोडक्ट मिल रहा है, तो प्लीज़ हैव इट। अडल्टरेटेड है या बनाए हुए हैं तो प्लीज़ बेटर है कि ना लें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव आएंगे। दही कभी महीना भर अच्छा नहीं रह सकता। अभी दही के डब्बे आ रहे हैं 1-1 महीना, मतलब 2-2 1-1 साल की उसमें वो है वैलिडिटी। कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं है। घर का दही अगर बनाते हो तो 3 से 4 दिन हम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो वैसे ही यूज़ करने के लायक नहीं रहता। ये बहुत अच्छा पॉइंट, गुड बैक्टीरिया है। ये कि, और मैंने एक्चुअली में ट्राई नहीं किया कि जो देसी गाय जैसे बोलते हैं हम, उनका मैंने कि कहीं से मिल सकता है, वो सोचा ही नहीं कभी। शुरू से आदत, मतलब पैकेट से दूध लेते हो गया। हाँ, पैकेट वाले। लेकिन पहले तो जैसे भैंस का दूध आता था, पेरेंट्स के, जहाँ पर पेरेंट्स है वहाँ तो भैंस का बहुत पहले से आता है, तब तो इशू नहीं हुए शायद हमें। लेकिन पैकेट से अब मैं सोच रहा हूँ तो ये ओके, दैट इज द मेन प्रॉब्लम, कि इसीलिए दूध बंद करने के लिए मतलब मैं रायता दोबारा से आने वाले वक्त में खा सकता हूँ अगर घर से दूध आता है तो। नहीं, आई थिंक, और मुझे लगता है आज के वक्त में ना रिसोर्सेज हैं, मिल जाते हैं, क्योंकि लोग अवेयर भी हो रहे हैं। यस, कोल्ड ड्रिंक पिलाने से तो अच्छा है, सोया मिल्क पिलाने से तो अच्छा है ये वाला दूध ओरिजिनल वाला पिला दो। करेक्ट, है ना। पैकेट वगैरह अब वो इमरजेंसी है सर, ऑप्शन नहीं है तो हमें वो लेना है ना। अदरवाइज अगर आप जो अभी कॉफ़ी पिया, अगर वो ओरिजिनल मिल्क से नहीं बनी है तो उसके ज़्यादा साइड इफेक्ट दिखेंगे, उससे ज़्यादा एसिडिटी बढ़ेगी। लेकिन वही ओरिजिनल दूध से, कॉफ़ी अच्छी नहीं है बट दूध तो अच्छा रहता है ना, तो वो थोड़ा न्यूट्रलाइज कर देता है इस चीज़ से। अब जैसे ना एक और मेरा सवाल है, जैसे आपकी तो पूरी एक, यू हैव अ वन एंटायर सेंटर नाउ। जब हम लास्ट टाइम जब आप आए थे हमारे पास, तो हम बात कर रहे थे कि एक सेंटर आप ऐसे ओपन करने वाले हैं जहाँ पर पंचकर्मा होगा या बहुत सारे प्रोसेसेस होंगे जो लोगों को 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 21 दिन के लिए आना चाहिए। करेक्ट। मतलब मैं एक्चुअली में थोड़ा सा ये जानने में इच्छुक हूँ कि ऐसे कौन सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं जो
आपको 7 दिन के प्रोसेस या 14 दिन की प्रोसेस या 21 दिन के प्रोसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे पंचकर्मा हाँ एक उसमें से एक है ऐसे, करेक्ट। तो और ये क्या हेल्प कर सकते हैं इस तरह की? हाँ सर, हम लोग जो सेंटर ला रहे हैं ना, वहाँ पे आयुर्वेदा मेन स्ट्रीम काम करेगी। ठीक है। आयुर्वेदा के साथ नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, रेकी और साउंड थेरेपी काम कर रही है। वाह, ओके योगा एंड मेडिटेशन इज अ कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, अंडरस्टूड। तो हर इंसान को हम ये पूरी थेरेपीज देंगे। अगर उनको स्पाइन का प्रॉब्लम है, हार्ट का है, डायबिटीज़ है, थायराइड है, एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, कैंसर है, ऐसे सब पेशेंट के लिए वो सेंटर है। उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको एक थेरेपी नहीं, उसको ये 5 पैरेलल मेडिसिन साथ में मिल रहे हैं, जहाँ पे हर वक्त उसको दवाई नहीं खाना है। हमने वहाँ पे वात पित्त कफ के गार्डन किए हैं। योर कफ पित्तज, पित्त कफज नाड़ी है, मेरी वात पित्तज नाड़ी है। तो आप गार्डन के ये वाले पोर्शन में बैठोगे जहाँ पे आप एक्सेल और इनहेल करके ही आपके बॉडी के टॉक्सिन्स कम कर सकते हो। जैसे हम बाहर एक्सेल इनहेल करके बाहर के टॉक्सिन्स अंदर लेते हैं, वहाँ पे एग्जैक्टली रिवर्स प्रोसीजर होगी। तो आपका एरिया अलग होगा, मेरा एरिया अलग होगा, क्योंकि मेरी नाड़ी अलग है। हम ये करते ही नहीं ना। घर में एक तुलसी का पौधा है, कई घरों में तो वो भी नहीं है ना, तो हमें कुछ मिल ही नहीं रहा पेड़ों से। तो देयर इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप बैठ के सिर्फ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना भी दिन में आपको टाइम मिल रहा है, आपकी सब थेरेपी के बाद तो आप वहाँ पे बैठ सकते हो, एक्सेल इनहेल कर सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी सर, साउंड थेरेपी। वो जो सेंटर है वो पूरे पहाड़ों के बीच में है, तो वहाँ पे नो हॉर्न्स, नथिंग। अगर साउंड थेरेपी दे रही हूँ तो बस वो है और वो साउंड है, जिससे हम पूरे इंटरनल ऑर्गन को नेचुरली एक्टिवेट कर देंगे। रेकी है, यूनिवर्स की पूरी शक्ति हम लोग वहाँ पे एज ए पिरामिड एनर्जी एकत्र कर रहे हैं और वो हम लोग दे रहे पेशेंट को। ये सब के अलावा आयुर्वेद है सर। पंचकर्म की 7 दिन की ट्रीटमेंट है, 14 दिन की ट्रीटमेंट है। मैं तो हार्डली पैरालिसिस का पेशेंट हो या पार्किंसन हो, उन्हीं को 21 दिन लगाती हूँ। अदरवाइज 7 दिन में मैं ये कोशिश करती हूँ कि पेशेंट मेरे यहाँ से खड़ा होके जाए। वेदर इट इज़ एवियन का भी पेशेंट हो ना, तो मैं ये कोशिश करूँगी कि 14 दिन तक उसको एक्सटेंड ही ना करो। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, दैट इज़ माई गारंटी, रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि हम लोग जो मेडिसिन दे रहे हैं ना, दैट इज़ ऑल केरलियन। केरला से बुलाए गए हुए मेरे सब पेड़ पौधे हैं, वहीं पे मेडिसिन बनेगी, खाना वहीं पे मिलेगा। चूल्हे का खाना है सर वहाँ पे, गैस के ऊपर खाना नहीं पकता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, पूरी जो एयर है वो पोल्यूटेड नहीं है। आप इनहेल कर रहे हो, आप आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपके ब्रेन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, आपके पेट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड है। आपको तो देखने की जरूरत ही नहीं कि दूध कैसा है। दूध तो वहीं से गाय से निकल के आपको आ रहा है, पानी डालने का चांस नहीं, क्योंकि हमें बेचना नहीं है ना। तो दिस इज अ थिंग जो आपको वहाँ पे ओरिजिनल मिलेगी। और हमने एक नया कॉन्सेप्ट भी लॉन्च किया है सर, दैट इज़ अ पलाश क्लब। इट इज़ अ आयुर्वेदा क्लब, जहाँ पे जैसे आपको 7 दिन छुट्टियाँ नहीं मिल रही है, बट आपको एंजॉय करने आना है। आप एनीवेज जा रहे हो नागपुर से, एंड यू जस्ट कॉल मी कि कोमल मैम आप हो क्या, मैं आ रहा हूँ। आपके पास 2 दिन है, यू जस्ट कम फॉर 2 days। 2 दिन में आप बॉडी स्पा लो, बट आयुर्वेदिक। चूर्ण जो होगा, जो हम लोग जिसको हम लोग उबटन बोलते हैं, उससे आपका स्क्रबिंग होगा, नेचुरल चीज़ों से क्लिनजिंग होगा, मतलब दूध हल्दी का यूज़ किया जाता है। तो आप जो बॉडी स्पा ले रहे हो वो पूरा आयुर्वेदिक होगा। आप सिर्फ 2 दिन रुको, बॉडी को डिटॉक्स करके निकल जाओ, इट्स मोर देन इनफ। नागपुर के जो लोकल लोग हैं, आजू बाजू के लोकल लोग हैं, हम 2 दिन के लिए कहीं ना कहीं जाते हैं रिसोर्ट पे रुकने के लिए। क्या करते हैं, ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं, चिकन मटन जो भी जिनको जो खाना है वो खाते हैं और घर पे जाते हैं। यहाँ पे आओ और हेल्थ लेके जाओ। आप जब भी जाओगे वीकेंड, यस, तो उसके लिए पलाश क्लब हम लोग ने लॉन्च किया हुआ है। इफ यू कम फॉर द वीकेंड तो आप पलाश क्लब में आओगे। इफ यू आर कमिंग फॉर द होल ट्रीटमेंट देन यू गो फॉर द अमृतवेला आयुर्वेदा। ओके, एक्सेलेंट। वो हम लोगों ने मैकेनिज्म तैयार किया है कि आप दिन भर के लिए भी आ सकते हो, दिन भर के लिए भी आप बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। हाइड्रोथेरेपी दिया है सर, एक्सेलेंट फॉर स्पाइन। हाइड्रोथेरेपी, मड थेरेपी वहाँ पे है, जिसमें एप्लीकेशन ऑफ द मड होता है, बट वो पुराने ज़माने से चल रहा है, जिसके हर टाइप का स्किन डिसीज आपका निकल जाता है। जो हाइड्रोथेरेपी होती है, ब्लड सर्कुलेशन सर से लेके पाँव तक बहुत अच्छा करती है। हम लोग जाते हैं कहाँ पे, पानी में अगर घूमना है तो कहाँ जाते हैं सर हम लोग? पानी में बीचेस पे जाते हैं, बीचेस पे जाते हैं और वाटर पार्क में जाते हैं। वाटर पार्क में आते हैं, पूरा क्लोरिनेटेड वाटर है, वाटर तो रहता है। हाँ, बीच में भी चाहे उतना एंजॉय नहीं कर पाते, डर लगता है, वहाँ एंजॉय नहीं कर पाते। वो तो वाटर पार्क में तो बहुत खराब पानी, बहुत खराब होता है, बहुत ही ज़्यादा खराब। तो ऑलवेज बेटर है कि आप आपके फैमिली के साथ आओ। आप 3 लोग हो, आपके लिए अलग वाटर थेरेपी सेट की जाएगी।
आपके नाड़ी के अकॉर्डिंग आपको वो मिली जाएगी वहाँ पे, और यू विल बी थ्रू फ्रॉम द डिसीजेस जो होने वाले हैं उसके लिए भी, है ना. तो दिस इज अ थिंग वी आर कमिंग अप विथ, और होप सो आपको भी पसंद आएगा. अभी तो शुरू हो गया फुल फ्लेज में, हमारे वेटिंग भी है उसमें काफ़ी, बट बाय गॉड ग्रेस रिजल्ट अच्छे हैं. हम लोग काम कर रहे हैं, सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे इसके लिए, और भगवान की भी कृपा है और आपकी ब्लेसिंग्स है सर. थैंक यू सो मच, थैंक यू. बट आई थिंक मुझे, क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम आपसे मिला ना, तब मैंने पंचकर्मा के बारे में पहली बार थोड़ा डिटेल में जाना था. हाँ. और तब से मुझे समझ में आने लगा कि कैसे पहले से ही हमारे घरों में सर पे तेल लगाना, तेल की मसाज करना ये था, लेकिन वो धीरे धीरे वो इतना कम होता गया. और पंचकर्मा के बारे में जाना तो मैंने तब जाना कि कितने तरह के ऑयल होते हैं और हर नीड के अकॉर्डिंग अलग, जैसे आपने आज बताया है ना, हर बॉडी और डिपेंडिंग अपॉन नीड वो यूज होना चाहिए. और आई थिंक मुझे लगता है कि आपने भी, जैसे हम बोल भी रहे थे पहले भी, कि आने वाले वक्त में लोग आयुर्वेद की तरफ और जाएंगे, अवेयरनेस भी बढ़ रहा है. बहुत अवेयरनेस बढ़ रहा है, क्योंकि हर घर में दादी और नानी है, उन्होंने इतनी बीमारियां देखी नहीं है जितने हम लोग देख रहे हैं, है ना. तो उनको पता है ये करने से ठीक हो सकता है, तो वो हमारे भी कहीं ना कहीं जहन में है कि शायद ये करके देखते हैं. अभी इतने लोग कोविड के बाद तो सर सही में वेटिंग बहुत बढ़ गया है आयुर्वेद में. वैसे ही बाय गॉड ग्रेस मेरे यहाँ पे भी ऑनलाइन कंसल्टेशन मुझको 4-4, 5-5 दिन का वेटिंग देना पड़ता है. बुरा लगता है कभी कभी कि यार कहीं जो पुराने पेशेंट है उनको कहीं दो एडजस्ट कर लो, 5 मिनट का मिल रहा है तो प्लीज़ कर लो. आज मैं यहाँ पे हूँ, आज का पूरे ऑनलाइन कंसल्टेशन मंडे के ऊपर चले गए हैं, तो वो ओवर स्ट्रेच हो जाता है. बट मैं ये कोशिश करती हूँ कि आयुर्वेद आप तक पहुँचा दूँ, बस मेरा ये कोशिश रहती है, क्योंकि बहुत बार मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेरे कंसल्टेशन से ही पेशेंट ठीक हो जाता है, क्योंकि जो चीज़ें उसको चाहिए उसके घर में ही होती है. तो मेरी मेडिसिन भी पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती है. ये है कि आपके पास ये कर लो, ये खत्म कर लो, ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा पोस्चर चेंज कर लो, एंड द पेशेंट इज गुड. और कई बार नहीं, मुझे लगता है खुद सॉल्यूशन ढूंढने से अच्छा है पहले बात कर लो. हाँ, बात कर लो, पहले बात करो. क्या पता बहुत सारी चीजें ऐसे ही सॉल्व हो जाए. मतलब कभी कभी तो ऐसा भी होता है, लोग पूछ लेते हैं ऑनलाइन कि मुझको बुखार है मैं क्या लूँ. मतलब जब मैंने अगर वो इंसान को देखा ही नहीं ना, तो मैं नहीं बता सकती कि उसने क्या लेना चाहिए. एक बार कंसल्ट कर लो. बुखार की दवा जब तक आप हो या मैं हूँ, आपके वही काम में आएगी. दैट इज माई एश्योरेंसी, है ना. तो मैं बोलती हूँ कि एक बार कंसल्ट कर लो, एंड बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन भी नहीं है, तो बस कंसल्ट योरसेल्फ, और रिजल्ट्स तो आपके पास ही रहेंगे. मुझको बताने की जरूरत ही नहीं रहेगी. ऑसम. सो बहुत मज़ा आया मुझे. लास्ट टाइम वी एंजॉयड अ लॉट, एंड इस बार मुझे ऐसा लगता है आई थिंक इट लिटिल एडवांस, एंड हर चीज़ के बारे में हमने और डिटेल में भी बात की. ऐसी कोई एडवाइस जो आप सभी को देना चाहते हैं, ताकि वो अपने घर से ही शुरुआत करके आयुर्वेद को अडॉप्ट कर सकें, जो फाइनल एडवाइस आप हमारी ऑडियंस को देना चाहते हैं? सिंपल और अच्छी एडवाइस है कि घर में जो भी स्पाइसेस यूज़ होते हैं या आप यूज़ करते हो, उसको आप लिमिट में यूज़ करो, रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे. हर स्पाइस इज़ आयुर्वेदिक मेडिसिन. आप सौंफ खा रहे हो वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है, अजवाइन खा रहे हो वो भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है. अगर आपने लिमिट में उसका यूज़ करना शुरू कर दिया तो आपको किसी डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. खाने में ऑयल का प्रमाण एकदम ही कम कर दो. एक बात और बोलना चाहूँगी, गंडूश जो बोलते हैं कवल गंडूश नाम की चीज़ है, जिसमें मुंह में पानी रख के, औषधि द्रव्यों का पानी रख के या फिर ऑयल रख के थोड़ा देर तक मुंह को खंगालना होता है. उससे ना आपका अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे. आपको दांत का भी कोई कृमि दंत बोलते हैं, अगर दांत गिरते हैं तो आयुर्वेद में उसको कृमि दंत बोला गया है, उसके भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगे. तो 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या फिर तिल का तेल अगर रोज सुबह उठने के बाद ब्रश करने के पहले आप अगर उसको मुंह में रख दो, थोड़ी देर उसको मुंह में घुमाओ 5 से 7 मिनट, और उसको थूक दो. उसको पीना नहीं है, कंपल्सरीली उसको पीना नहीं है, उसको थूकना है. अगर ये आप हफ्ते में 3 से 4 बार या फिर डेली भी करते हो, तो दिस इज़ माय एश्योरेंस है, आपको किसी भी डेंटिस्ट के पास या फिर मेरे पास भी आने की ज़रूरत नहीं होगी. दांत का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. इसके अलावा अल्जाइमर डिसीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा काम का है सर. बहुत घरेलू तरीका है, एवरीवन कैन डू इट. उसके लिए नाड़ी चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग देखें तो रात को 11 बजे के पहले सबने सो जाना चाहिए, वो भी गहरी नींद में, है ना. इतना आप फॉलो करो. जो भी काम बच्चे कुछ सुबह 4 बजे उठ के काम करना शुरू करो, बट रात को 10:30 बजे सो जाओ.
11 बजे आप गहरी नींद में चले जाना चाहिए। तो ये तो आपको फॉलो करना है सो दैट आपके पास कोई बीमारी ना आए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँगी, आड़ा टेढ़ा खा लिया, पार्टियाँ कर लिया तो प्लीज़ डिटॉक्स योर बॉडी, बीमारी को इन्विटेशन मत दो। एक बार वो आ गए तो आपके मर्जी से नहीं जाएंगे। सो इज़ ऑलवेज बेटर कि जो भी आप खा रहे हो पी रहे हो उसकी तरफ ध्यान दो। अगर ध्यान नहीं दे पा रहे हो तो प्लीज़ डिटॉक्स योर बॉडी सो दैट आपका जो हेल्थ है वो आपके साथ रहे। लास्ट टाइम ने डिटॉक्स वाटर के बारे में बताया था। हाँ. वो डिटॉक्स ड्रिंक बहुत प्रिय हो गए लोगों को और रिपीटेड उसके ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, क्योंकि वो एक कप पीने से भी जो एनर्जी मिलती है ना चाय देता है ना कॉफ़ी देता है। दैट्स अ रूट एक्सट्रैक्ट है ना, वो थोड़ा पिंक कलर का होता है और रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। तो वो डिटॉक्स वाटर भी है जो आप रेगुलरली पी सकते हो, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं उस डिटॉक्स वाटर को? पाणामृत बोलते हैं हम लोग। और पाणामृत का सही में थ्रू आउट लाइफ छोटे बच्चे से लेके ओल्ड एज तक हर एक ले सकता है और रिजल्ट्स आर एक्सेलेंट। चाय की जगह वो पी लो, सबसे अच्छी है। अमेजिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैंने ना रैपिड फायर क्वेश्चंस बनाए थे, वैसे तो आपने बहुत सारे सवालों के जवाब दे दिए हैं, बट क्योंकि मैंने बनाए हैं तो मैं पूछ लेता हूँ। बिल्कुल। तो सुबह सबसे पहले आप क्या पीते हो, पानी, चाय या क्या? सबसे पहले उठते ही पानी पीते हो आप? ओके। एक फूड जो आप कभी भी रिकमेंड नहीं करोगे किसी को नहीं खाना चाहिए? ब्रेड नहीं खानी चाहिए। ओके। एक आयुर्वेदिक हर्ब जो बहुत मैजिकली काम करती है? आंवला। ओके। दूध आपने बता ही दिया है, अगर ऑर्गेनिक है या फिर एक सही जगह से आया है हाँ, तो प्लीज हैव इट। ओके। कॉफी, ब्लैक कॉफी पीनी चाहिए लोगों को या काढ़ा पीना चाहिए? मैं प्रिफर करूंगी पाणामृत पीना चाहिए, बहुत अच्छा है। काढ़ा आप पी नहीं पाते हो क्योंकि बहुत कड़वा होता है। कॉफ़ी तो रिकमेंडेड कभी नहीं रहती है, लेकिन टेस्ट के लिए कभी चाहे तो पियो, बट बेटर है यू हैव पानामृत। आपको और कोई भी ड्रिंक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैंटास्टिक। और आपने एक और चीज़ बताई थी कि कभी भी कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं कि काढ़ा भी ग्लास भर के पीना है, थोड़ा नहीं, बिल्कुल थोड़ा ही पीना है उसको। भर के आपको पीना ही नहीं है। कोई भी चीज़ लिमिट में यूज़ करो। सही में आयुर्वेदा के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, इट ऑलवेज हैज अ साइड बेनिफिट, लेकिन अगर आप उसको लिमिट में यूज़ करते हो तो। अमेजिंग। डिनर कितने बजे से पहले हो जाना चाहिए? सूर्यास्त के पहले डिनर हो जाना चाहिए। ओह वाह, ओके। बहुत मुश्किल है बट हो जाना चाहिए, मैम कह रही है। इट इज़ नॉर्मल। हम लोग बचपन में थे ना सर, अगर आप याद करोगे तो स्कूल के टाइमिंग जनरली 11 से 5 बजे तक रहते थे। 5 बजे घर पे आए कि हम लोग खेलने के लिए भागते थे। जैसे 7 साढ़े 7 बजे आए, खाना खा के पढ़ाई करने के लिए बैठते थे। 9 बजे कौन खाना खाता था? हम ही खा रहे और हमारी जनरेशन को सिखा रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। तो प्लीज नहीं हो रहा है आपका, हमारा तो हो जाता है 5:30 हमारा डिनर हो जाता है। हाँ, फिर हम लोग 7 साढ़े 7 बजे के आसपास मैं भी, चलो ठीक है, वो भी टाइम अच्छा है, बट आप जगते बहुत लेट तक हो। तो बहुत लेट आपको मैसेज देखती हूँ। तो प्लीज आप जल्दी सो जाया करो। जी, करेक्ट। ओके। एक ऐसी चीज जो हर इंडियन खाना खाने में गलत तरीके से करता है, मतलब जैसे पानी बीच में, पानी वाला पार्ट जो कि पहले पिए, बीच में पिए, एंड में पिए। नहीं, वो तो मैं बता दूंगी, बट एक खाना खाने में बहुत बड़ी गलती कर देता है। पानी तो खाने के आधे घंटे पहले नहीं पीना चाहिए। खाना खाने के आधे घंटे के बाद पानी पीना चाहिए। खाने के बीच में प्लीज़ पानी मत पीजिएगा, उसमें आपका डाइजेशन सिस्टम हैम्पर होता है। जो चीज़ हम लोग गलत करते हैं खाने के लिए वो है फूड का इनटेक। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपने पूछी थी कि हम लोग क्या करते हैं, पिरामिड वाला फूड खाते हैं। हाँ। सुबह थोड़ा कम, दोपहर में थोड़ा ज़्यादा और रात में एकदम ज़्यादा। तो इसको हमें बिल्कुल उल्टा करना है। हमें उल्टे पिरामिड वाला फूड खाना है। सुबह में भर पेट खा लो, दोपहर में उससे कम खाओ और रात से सबसे कम खाओ। अगर ये कर लेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है, हर इंडियन करता है। सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाता है, वो हार्डली इतना होगा। दोपहर में लंच करता है और रात को पेट भर के डिनर करके सोता है। इससे डिसीजेस को आप इनवाइट कर रहे हो। इसको उल्टा कर दो, सुबह पूरा पेट भर के 9 साढ़े 9 बजे खाना खा के जाओ घर से, दोपहर में थोड़ा कम, दोपहर में भी फिर थोड़ा लेट ही भूख लगती है, और फिर आप इवनिंग को हैव अ छोटा सा लाइट सा डिनर। फैंटास्टिक। ओके, आपका फेवरेट आयुर्वेदिक रिचुअल अगर कुछ है तो? मेडिटेशन। अच्छा, ओके। नाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ। एक्चुअली इट इज। थैंक यू। अगर कोई एक ऐसी डिश जो आपको जीवन भर खाने के लिए कही जाए कि ये हमेशा यही खानी, तो क्या चुनेंगे आप एज अ डॉक्टर? कोई भी डिश जो खाने के लिए
सब्जी रोटी दाल चावल सब्जी रोटी दाल चावल, ओके। जिंदगी भर खा सकती हूँ और वो बहुत अच्छी है। ओके, मॉडर्न साइंस या आयुर्वेदा, दिल किसके साथ कनेक्ट होता है? आयुर्वेदा के आयुर्वेदा, साथ ऑलवेज correct, ऑलवेज ऑलवेज करेक्ट, ऑलवेज। अमेजिंग अमेजिंग। तो आई थिंक ठीक ठाक ही था ये रैपिड फायर में सवाल तो, बट आपके सवाल ज़्यादा अच्छे थे, जवाब ज़्यादा अच्छे थे। नहीं एंड थैंक यू सो मच, बिकॉज अगेन वापस से जब आप आए हो तो बहुत सारे ऐसे रिमाइंडर मिले हैं जो मुझे भी अपनी पर्सनल लाइफ में यूज़ करने की ज़रूरत है। जैसे आती पहले सबसे पहले बोला कि सर आप सुबह जल्दी उठते हो, आप टाइम से सोना शुरू करो। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। एंड बहुत सारी चीज़ें और भी आई थिंक जिनको मैं अपने जीवन में ज़रूर इम्प्लीमेंट करूंगा। एंड जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आई एम श्योर अबाउट इट कि आपको बहुत सारे ऐसे पॉइंटर मिल गए होंगे जो हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। मैम के सोशल मीडिया लिंक्स भी मैं डाल दूंगा, आप इनसे डायरेक्टली भी अगर कनेक्ट करना चाहते हो, आप कंसल्ट करना चाहते हो, जो करना चाहते हो, आप डायरेक्टली भी इनसे सवाल कर सकते हो या इस कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हो, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा। एंड मैम के सबसे इंपॉर्टेंट आपके सेंटर का डिटेल मैं जरूर डालूंगा, ठीक है ना, ताकि अगर कोई आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज आई वुड लव टू विजिट, ठीक है। और एक्चुअली में काफी सारे लोग अपने वर्कशॉप कुछ किए हैं तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि नागपुर आइए, नागपुर आइए। आई थिंक इट इज टाइम टू विजिट टू नागपुर। मैं शायद कभी गया भी नहीं हूँ नागपुर, तो आई थिंक ये बहुत मजा आएगा और वहाँ पर ये सब चीज़ें होंगी तो और भी समझने को मिलेगा। और क्योंकि मैं भी जान रहा हूँ कि आई थिंक वो जो बॉडी डिटॉक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जिस तरह का रूटीन होता है ये होता ही नहीं है लाइफ में। और टाइम तो कभी मिलता ही नहीं है, आपको निकालना ही पड़ता है। आई थिंक इट इज़ द टाइम। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो आई थिंक कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैम की चैनल्स को इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह जितने भी हैं उसको फॉलो ज़रूर कर लेना। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी इतनी सारी जो शेयरिंग आप जिस तरीके, सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरीके से आप करते हो, और वो मैंने आपको आई थिंक पहले भी बोला था कि बड़ा ऑनेस्ट आप वो थॉट प्रोसेस आपका रहता है, एक पर्सपेक्टिव रहता है कि आप लोगों को कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड विश टू हैव यू अगेन। और सेकंड पॉडकास्ट है ये, पहले पॉडकास्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना आप दोबारा से। एंड बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई एम श्योर अबाउट इट, ये पॉडकास्ट बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बदलेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।